तो मुझे यही लग रहा है कि वो पाकिस्तान को बगैर जंग लड़े हुए न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये ठीक बात। तारीख हमें कभी नहीं फॉरगिव करेगा, दूसरे लोगों को छोड़ो, तारीख और हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट हमें कभी भूलने नहीं देगी कि अगर आपने पाकिस्तान की मईशत को मजबूत करना है तो भारत के साथ ताल्लुकात को बेहतर किए बगैर ये मुमकिन नहीं है। इंडिया हमें बिल्कुल आगे से एक किस्म की शट ऑफ कॉल देता है, जो कि अभी तक उन्होंने दी भी है। अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, तो फिर हमें इसी तरह लेट के इनके सामने मिन्नतें करते रहनी चाहिए कि आज हम भारत के साथ दोस्ती करने जा रहे हैं भारत की टर्म्स के ऊपर, कि जब तक आप अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग नहीं करेंगे दुनिया में आपकी इज्जत नहीं होगी, आपकी फॉरेन पॉलिसी नाकाम हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि इंडिया कैसी प्लानिंग कर रहा है कि उसको थोड़े भी हथियार चलाने न पड़े, गोली भी चलानी न पड़े और पाकिस्तान जो है वो खुद कश्मीर को यहाँ पर सरेंडर कर दे। अब ऐसी सिचुएशन बिल्कुल हो सकती है। देखिए, इंडिया मान लीजिए कि आज 3.5 से 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, पाकिस्तान 250-300 बिलियन की इकोनॉमी, मतलब ऑलरेडी यहाँ पर 10-12-15 गुना हम बड़े हैं। अब मान लीजिए कि इंडिया यहाँ पर 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाता है, पाकिस्तान वही 300-400 बिलियन के आसपास, और आज जैसी सिचुएशन है उससे वर्स्ट होती है। तो फिर क्या होगा कि इंडिया उस समय इतना सेल्फ इंडिपेंडेंट होगा, किसी पर डिपेंड नहीं होगा। तो पाकिस्तान को लगेगा कि अगर हमने यहाँ पर हमला कर दिया या फिर अगर मान लीजिए कि लड़ाई हो गई तो सिचुएशन इतनी ख़राब हो जाएगी पाकिस्तान की कि वहाँ पर एक बच्चा भी नहीं बचेगा। अब वॉर होती है तो कैजुअलिटी तो होती है, तो इतना बड़ा नुकसान होगा। तो इससे अच्छा है कि हम पीओके और जीबी यहाँ पर सौंप दें। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। हम लोग जो है वो चले जा रहे हैं, मिटे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं कि जनाब हमसे मुज़ाकरात कर लें। मुझे तो कई लोगों ने ये कहा जी कि ये स्ट्रेटेजिकली वेल थॉट आउट प्लान नहीं है, बल्कि इट्स अ मार्च मैडनेस। अब बात असल ये है कि समझना चाहिए कि हिंदुस्तान का गेम क्या है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं इन 2 मिनट्स। हिंदुस्तान का गेम ये है कि वो कहेंगे आओ क्रिकेट खेलो, वो कहेंगे देखो ये बॉर्डर जो है ये सुनसान है, वो कहेंगे बैक चैनल टॉक्स जो है वो भी शुरू करो, और अगर आप अच्छे से करें ये बातें करते हैं तो हम ये गिलगित बल्तिस्तान का जो क्लेम है वो भी शायद हम छोड़ दें, और बीएलए और टीटीपी जो लोगों को हम हथियार देते हैं और पैसे देते हैं और बलूचिस्तान और केपी में वो आके हमला करते हैं वो भी हम शायद रोकते हैं। शायद हमारे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस और प्रोपेगेंडा भी कम हो जाए, मगर 2 शर्तों पे। एक, मकबूजा कश्मीर तुम भूल जाओ, और दूसरा, गुलभूषण यादव को हमें वापस भेज दो। और माफ करिए, मैं आपको एक और चीज बताता हूं, मगर साथ साथ हम अपनी कोशिशात, पूरी कोशिशात के मुसलमान कश्मीर को हिंदू कश्मीर बनाना, बाय चेंजिंग बाय हिंदुओं को इंपोर्ट करके उसको सेटल करना और मेक इट अ मेजॉरिटी हिंदू स्टेट, वो हम चलते रहेंगे। आपको ग्रे लिस्ट में पूरी कोशिश होगी कि हम रखेंगे, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि बाइडेन को ब्लैकमेल करें कि वो प्रेशर तुम्हारे ऊपर रखे कि पाकिस्तान वो कहे जो बाइडेन कहता है। आई एम सॉरी, ये तो बड़ा आसान खेल है, वी हैव सीन इट। ये सबके सामने होना चाहिए। तारीख हमें कभी नहीं फॉरगिव करेगा, दूसरे लोगों को छोड़ो, तारीख और हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट हमें कभी भूलने नहीं देगी। देखिए, आपकी मैं बात से किसी हद तक तो डेफिनेटली मैं एग्री करता हूँ कि नीडेड अ लॉट मोर थॉट, और जो जब भी कोई हम पॉलिसी बनाए उस पॉलिसी को हमें टू इट्स लॉजिकल एंड तक पहले देखना चाहिए बिफोर वी इवन अनाउंस इट। हम जब इस किस्म का एक ऑलिव ब्रांच उनको पेश करेंगे तो आर वी डूइंग इट फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ वीकनेस, ये क्वेश्चन है, फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, और इज दिस अ पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट? ये क्या है, इसकी हमें क्लैरिटी हमें मिलनी चाहिए। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के थ्रू आप करेंगे, क्या ये मुमकिन है? उन्होंने आज तक यूएन की बात नहीं सुनी है। क्या कोई P5+1 किस्म का ग्रुप बनेगा जो इसका काम को रिजॉल्व करेगा? इन्होंने आज तक किसी की बात नहीं मानी है। क्या आर्बिट्रेशन होगी? कोई मॉडरेट करेगा हमारी टॉक्स को, या आर्बिट्रेशन होगी हमारे दरमियान में? हिंदुस्तान ने वो आज तक नहीं माना। बायलैटरली आप करेंगे, बायलैटरली सन 72 में शिमला एग्रीमेंट हुआ था, आज तक कश्मीर के ऊपर बात नहीं हुई, कोई मानीखेज बात नहीं हुई। वो ये है कि हमने मेंशन करना भी छोड़ दिया है अगस्त 5, 2019 को
और वो हमने छोड़ दिया बिल्कुल, और उसको हमने समझ लिया कि जैसे ये फेता कॉम्प्ली है, अब छोड़ दें बस इसको, जो हो गया वो हो गया। तो अगर इस तरह हम अपनी स्पेस देते रहेंगे तो वो तो स्पेस लेते रहेंगे, उनको क्या, वो तो वही चाहते हैं। उन्होंने देखे ना, स्पेशल स्टेटस से ना उनको स्टेटहुड दिया, बल्कि जमीन बोस किया बिल्कुल उसके ऊपर, यूटी के ऊपर, यूनियन टेरिटरी के ऊपर। तो इस तरह की हालत में आप उनको बेल आउट पैकेज दे रहे हैं कि जनाब ठीक है, हम आपके साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। देखिए, अब उसमें अगर आप ये देखें कि क्या पाकिस्तान ये इज दिस इंडिजिनस पॉलिसी मेड बाय पाकिस्तान, या पाकिस्तान इज बीइंग कोर्स्ड टू मेक दिस सॉर्ट ऑफ अ पॉलिसी। और उसमें आप ये देखें कि अभी ये एक असेसमेंट ये हो सकती है ये कि हिंदुस्तान जो है उसकी अभी अमेरिका को रिक्वायरमेंट है, अमेरिका नीड्स इंडिया अगेंस्ट चाइना। बैगर्स कांट बी चूजर्स। और हमें पता है कि जब आपने अपने दोस्त ममालिक से पैसे लिए तो शहबाज कुआलालंपुर समिट वाला हमारे सामने है जो डिबाकल हुआ, हमें डिक्टेशन लेना पड़ी फिर अपने दोस्तों की। तो शायद ये वो रियलिटी चेक्स थे जिसकी वजह से हमारे जो फैसला करने वाले उनको एहसास हुआ कि अगर हम अपने फैसलों में एक खुद मुख्तारी पैदा करनी है, अपनी सॉवरेंटी को प्रोटेक्ट करना है, तो फिर तो मईशत को ठीक करना पड़ेगा। और ये उसी की रिफ्लेक्शन है जो इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग हुआ, उसमें एक इत्तेफाक राय था कि मजबूत मईशत के बगैर अब पाकिस्तान की ना तो नेशनल सिक्योरिटी, ना खारजा पॉलिसी, ना डोमेस्टिक सिचुएशन बेहतर हो सकती है। देखिए, ये जो इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग हुआ ना, इसकी जो टाइमिंग थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, और वो एक चीज़ की रिफ्लेक्शन थी कि इस हुकूमत की जो पॉलिसी रही और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जो पॉलिसी रही, अब उसमें एक वाज़े आपको एक शिफ्ट नज़र आया। ये आप शिफ्ट देखते हैं पाकिस्तान और भारत का जो एक एग्रीमेंट हुआ सीज फायर, कि जब तक आप अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग नहीं करेंगे दुनिया में आपकी इज्जत नहीं होगी, आपकी फॉरेन पॉलिसी नाकाम हो जाएगी। मेरे ख्याल में जो हमारी सियासी जमातें हैं, वो PMLN हो या पीपल्स पार्टी हो, इवन के टू एन एक्सटेंट जब जनरल मुशर्रफ का रूल था, रियलाइजेशन थी कि अगर आपने पाकिस्तान की मईशत को मजबूत करना है तो भारत के साथ ताल्लुकात को बेहतर किए बगैर ये मुमकिन नहीं है। ये पॉलिसी जो है बज़ाहिर तो नहीं इसलिए लग रही है क्योंकि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ये बातें की हैं, लेकिन अगर पीपल्स पार्टी और PMLN की पॉलिसी देखें, एग्जैक्टली वो यही चाहते थे कि अगर हमने अपनी मईशत को मजबूत करना है कि मसला कश्मीर पर भी बात हो, लेकिन एट द सेम टाइम कि ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें जिससे आपके साथ भारत के साथ पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो, तिजारती रवाबित हो, ताकि हमारी मईशत को भी उसका फायदा हुआ है कि आज हम भारत के साथ दोस्ती करने जा रहे हैं भारत की टर्म्स के ऊपर। आज हम भारत के साथ दोस्ती उस वक्त करने जा रहे हैं जब आपकी इकोनॉमी बिल्कुल फारिग हो चुकी है और दुनिया के सामने। लेकिन ये कहना अभी कबल अज़ वक्त है कि क्या भारत उसका मस्बत जवाब देगा, दो कि वहां पे भी टोन डाउन हुआ है। लेकिन सवाल इसके अंदर ये है कि क्या आज जब भारत की तरफ हम दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, तो अगर हम माजी के मुकाबले में देखें तो क्या आज हम मुआशी तौर पर, सियासी तौर पर ज्यादा मुस्तहकम हैं? मेरे ख्याल में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि लोग हवाला देते हैं कि 1999 में जब उस वक्त के भारतीय वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी बस यात्रा पर आए, उन्होंने इत्तेफाक किया कि मसला कश्मीर को हल करना है। फिर उसके बाद कारगिल होने के बावजूद 2004 में वाजपेयी साहब फिर आए, मुशर्रफ साहब थे, फिर आपके दरमियान एक एग्रीमेंट होता है और फिर एक फेज चलता भी है मुज़ाकरात का। और उसके बाद 2015 की अगर बात कर लें तो भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने सरप्राइज विजिट किया, दो के इलेक्शन कैंपेन में उनकी पाकिस्तान के हवाले से बिल्कुल डिफरेंट पॉलिसी थी। अगर उन प्रोसेसेस को आप कंपेयर करें, अगर वो प्रोसेसेस जारी रहते अब, तो क्या अब सूरत हाल ये है कि भारत ने 5 अगस्त 2019 को खसूसी स्टेटस भी खत्म कर दिया और चेंज उनके अंदर यह है कि अब तो वो कश्मीर को एक मसला भी तस्लीम नहीं करते, दो के उनके कहने से फर्क नहीं पड़ता, बट एटलीस्ट माजी में वो एटलीस्ट एक्नॉलेज भी करते थे कि मसला कश्मीर हाँ है और हमने इसको हल करना है। अब वो ये भी नहीं कह रहे। बहरहाल हैविंग सेड दैट, मेरे ख्याल में देर आए दुरुस्त आए, ये पॉलिसी हमारी बिल्कुल ठीक है कि अगर आपने मसला कश्मीर पर बेहतर बार्गेन करना भी है तो आपको मुआशी तौर पर मजबूत करना होगा, तब भारत आपको गिव एंड टेक में कुछ देगा। कमजोर आपकी मईशत होगी, कमजोर होंगे आप सियासी तौर पर, तो फिर आपको भारत क्यों लिफ्ट कराएगा? रिसर्च करके मैंने निकाला कि पहला कंट्री जहां पर सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं, अकॉर्डिंग टू द डेटा फ्रॉम जुलाई 2020, एस्टिमेटेड 4,381 यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज इंडिया में हैं। और सेकेंड नंबर पर जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स है जिसमें 3,254 है और चाइना में 2,000 एंड समथिंग। एक और रिसर्च भी मैंने देखी, उसमें भी यही कुछ तादाद कम ज्यादा थी, लेकिन पहले नंबर पर इंडिया, दूसरे नंबर पर यूनाइटेड स्टेट्स और तीसरे नंबर पर चाइना था। इंडिया की जो सबसे एंशिएंट सिविलाइजेशन है, वहां से उन्होंने जीरो का कॉन्सेप्ट देके सारी मैथमेटिक्स को चेंज किया है।
अलजबरा भी जो आया है, जो अरबों ने डेवलप किया, ये इंडिया से बेसिकली ये सिस्टम आया। इकोनॉमी उनकी अब इतनी बढ़ेगी आगे, मैंने कहीं पढ़ा है कि 2025 तक दिस वुड बी द सेकंड थर्ड बिग इकोनॉमी इंडिया की। हम तो कहीं भी नहीं है कि इस वक्त इंडियंस जो हैं वो टॉप एम्प्लॉयमेंट ले लेते हैं और एंड द इंडियन इकोनॉमी इज मोर अ थ्रेट टू अस। इंडिया की मईशत हमारे लिए ज्यादा खतरनाक है बिकॉज इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज। तालीम में पाकिस्तान की कारकर्दगी इंतहाई नाकिस है। पाकिस्तान 140 मुमालिक में से 126वें नंबर पर है। इंतहाई तशवीशनाक बात तो यह है कि पाकिस्तान का नंबर तमाम पड़ोसी मुमालिक में आखिरी है, जबकि भारत इस फहरिस्त में 90 नंबर। नमस्कार दोस्तों, अब मुझे तो ये डेफिनेटली पता है कि आपको पता होगा कि इंडिया की जो यूनिवर्सिटीज़ है, कई सारी यूनिवर्सिटीज़ है, वो टॉप में आती है। मतलब आप IIT IIM को सिर्फ नहीं, कई सारी और भी यूनिवर्सिटीज़ है जिसको काउंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और रिपोर्ट है कि भाई इंडिया के पास जो संख्या में यूनिवर्सिटीज़ है वो सबसे ज़्यादा है। अगर आप क्रॉस करना चाहते हो तो चाइना और अमेरिका से भी क्रॉस कर सकते हो। मतलब आप देख सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो। कई सारी आप रिपोर्ट पढ़ोगे उसमें नंबर अलग अलग आ सकते हैं, लेकिन इसमें अनडिस्प्यूटेडली इंडिया सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ केंद्रित करने वाला देश है। अब इसीलिए तो यहाँ से इतने एजुकेटेड लोग निकलते हैं जो अमेरिका जाकर वहाँ पर रूल करते हैं, UK जाकर, फ्रांस जाकर रूल करते हैं। और कई सारे इंटरनेशनल ग्रुप्स है जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, वहाँ पर भी आपको अच्छे खासे इंडियंस मिलेंगे। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। रिसर्च करके मैंने निकाला कि पहला कंट्री जहां पर सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं, अकॉर्डिंग टू द डेटा फ्रॉम जुलाई 2020, एस्टिमेटेड 4,381 यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज इंडिया में हैं। और सेकंड नंबर पर जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स है, जिसमें 3,254 है, और चाइना में 2,000 एंड समथिंग। एक और रिसर्च भी मैंने देखी, उसमें भी यही कुछ तादाद कम ज्यादा थी, लेकिन पहले नंबर पर इंडिया, दूसरे नंबर पर यूनाइटेड स्टेट्स और तीसरे नंबर पर चाइना था। इंडिया की जो सबसे एंशिएंट सिविलाइजेशन है, वहां से उन्होंने जीरो का कॉन्सेप्ट देके सारी मैथमेटिक्स को चेंज किया है। अलजबरा भी जो आया है, जो अरबों ने डेवलप किया, ये इंडिया से बेसिकली ये सिस्टम आया। तो हर सिविलाइजेशन ने कंट्रीब्यूट किया। मगर अब यहां पे थोड़ा सा टाइम अगर हम आगे एकदम बढ़े, जब यूरोपियन आए इंडिया के अंदर और मिडिल ईस्ट के अंदर, उन्होंने यहाँ पे डायरेक्ट हुकूमतें की या यहाँ के लोगों को कंट्रोल किया, तो कम से कम इंडिया के अंदर हिंदू जो थे, जो मुसलमानों के रूल के जमाने में जरा दबे हुए थे, उनको चांस मिला कि वो आगे बढ़े। मसलन दो चीजें थी, उन्होंने टेक्नोलॉजी सीखी और वो आगे बढ़ गए। अब देखें, 1965 वॉर से पहले पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रोज नजर आता था, थोड़ी सी हो रही है, और वर्ल्ड बैंक की फंडिंग से और पाकिस्तान के अपने रिसोर्सेज से यहां प्रोग्रेस हो रही थी। साउथ कोरिया, फॉर्मोसा जो अब ताइवान है, मलेशिया और सिंगापुर, ये चारों मुल्क के एक्सपर्ट आए पाकिस्तान की डेवलपमेंट स्कीम को स्टडी करने के लिए। उन्होंने वापस जाके अप्लाई करके तो आगे बढ़ गए। हमने 65 में इंडिया से जंग कर दी और हम जंग के मोड में आ गए। अब एक जंग का मोड है, एक मॉडर्न इल्म से दूर रहने का मोड है। ये 3-4 जो ट्रेजेडीज हमारे साथ हुई हैं, उसकी वजह से हम पीछे रह गए। इस वक्त हालत यह है कि मैंने एक पूरी डॉक्यूमेंट्री देखी है जो कि मुख्तलिफ चैनल्स को नशर करते हैं कि इस वक्त इंडियंस जो हैं वो टॉप एम्प्लॉयमेंट ले लेते हैं और अमेरिकन अवाम जो है वो भूखे मर रहे हैं। और कोई किसी फर्म के अंदर बैठा है, वो किसी फर्म में बैठा है, किसी फर्म, बिकॉज दे आर वेल क्वालिफाइड, दे स्पीक गुड इंग्लिश, दे टेकन डिग्रीज। वहां से कोई हार्वर्ड से पढ़ा हुआ है, कोई अपना विस्कॉन्सिन से पढ़ा हुआ है, कोई शिकागो से पढ़ा हुआ है, कहीं दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी से वो पढ़ के आ जाते हैं और उसके बाद वो थोड़ा बहुत अपना वो टेक ओवर कर लेते हैं। आप इस वक्त आप सोच लें IT के ऊपर। फिर दूसरी चीज ये है कि IT के मैदान के अंदर उनकी दो जो
बड़े बेंगलोर के अंदर, और उसमें जो उनके बने सिलिकॉन वैलीज है, सिलिकॉन वैली, वो ये है कि आपने यहाँ पर किया, आपने यहाँ पर हिसाब किया, रात का पूरा हिसाब जो है वो भेज दिया वहां पर कि 65 की वॉर में हम पड़ गए, और जाहिर है कि उसमें बहुत ज्यादा जो है वो टाइम निकल गया और जो कुछ हुआ, लेकिन वो तो ये एक कहा जाता नहीं है ना कि वो वॉर तो पाकिस्तान जीता, तो भारत को तालीम में पीछे रहना चाहिए था, पाकिस्तान को तो चलो, और अगर फर्ज कीजिए आप कहते हैं तो चलें दोनों मुल्क तालीम में पीछे रहते, भारत तो फिर भी तालीम में बहुत आगे चला गया, इंडिया तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान से बहुत आगे है, तालीम में बहुत आगे है। सबसे पहले पाकिस्तान को कोई उसमें फतह नहीं हुई, ये एक बिल्कुल नॉनसेंस है। पाकिस्तान गैरिजन स्टेट किताब जो मेरी है उसमें मैंने सारा दिखाया है, बल्कि उस दिन से जब से ये जंग हुई है हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट रुक गई हुई है। एक, इंडिया ने तो शुरू से सेकुलर स्टेट बनाई, और आपको पता है ये फख्र होना चाहिए कि इंडिया के पहले जो एजुकेशन मिनिस्टर थे वो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। जवाहरलाल नेहरू जो थे वो एक मॉडर्न सोशलिस्ट जेन के आदमी थे। इन दोनों ने मिलकर एजुकेशनल पॉलिसी बनाई, यूनिवर्सिटीज बनाई, ये जितने उनके आईटी है ना इंस्टीट्यूट बड़े बड़े मशहूर, ये उस जमाने में तैयार किए गए। हमने तो कोई ऐसी हरकत नहीं की। हमने देखे जहां पे जमहूरियत ही नहीं आ सकी, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं बना सके, फौजी टेक ओवर हो गए, तो हम तो अपने आप में ही रिजॉल्व नहीं कर सके कि व्हाई डिड वी क्रिएट पाकिस्तान। और वो यूनिवर्सिटियां बनाना, अपनी इंडस्ट्री को बनाना, अपनी, वो नेशनलिस्ट लोग हैं। हमने नेशनलिज्म का तो काम किया ही नहीं। हमने कभी किसी के आगे अपनी सर्विसेज बेच दी, कभी किसी के जी, कभी किसी को, बिल्कुल। तो लेकिन इसके बावजूद प्रोफेसर साहब, वहां पे जो आप मोदी की हुकूमत की बात कर रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी की हुकूमत में भी तालीम पर, टेक्नोलॉजी पर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। मैं वही तो बात कर रही हूँ कि चलें, एक एरा ऐसा गुजर गया, एक दौर ऐसा गुजर गया, इसके बावजूद अभी तक जो है हम तालीम और टेक्नोलॉजी में वहां पर नहीं पहुंच पाए जहां पर हमें, चलें थोड़ा सा तो हम जरा अपलिफ्ट हो जाते, कुछ कर लेते। अब देखें, ये तो जिन्होंने हुकूमत की है आप उनसे सवाल करें ना, व्हाई डिड दे स्पेंड सो मच मनी ऑन कंपीटिंग विद इंडिया इन द आर्मामेंट फील्ड? आप यूनिवर्सिटीज बना के इंडिया से आगे क्यों ना निकले? आपने अगर यूनिवर्सिटीज में भी compete करते, सही कहा, आप उसमें करते ना, आप इकोनॉमी बेहतर बनाते, जो कि देखें 65 वॉर से पहले पाकिस्तान का रेट ऑफ ग्रोथ था 5.3%, इंडिया का था 2.7%। इकोनॉमिक जो उनकी डेवलपमेंट थी उसे कहते थे हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। ये एक यानी कि मजाक के तौर पे, क्रिटिसिज्म के तौर पे था कि इतनी स्लो उनकी डेवलपमेंट हो रही थी। हमारा रेट ऑफ ग्रोथ डबल था, लेकिन हमने जंगजू माहौल को अपना लिया। उन्होंने 65 की वॉर हुई, खत्म हुई, उन्होंने फिर अपनी इंडस्ट्री उसको प्रमोट करते गए। देखे, टाटा, बिरला, ये सारे पहले से एग्जिस्ट करते थे हिंदुस्तान में, तो उनके पास एक इंडस्ट्रियल, वो क्या कहते हैं, क्लास भी थी, एक्सपीरियंस भी था। पाकिस्तान में तो कुछ भी नहीं था। इकोनॉमी उनकी अब इतनी बढ़ेगी आगे, मैंने कहीं पढ़ा है कि 2025 तक दिस वुड बी द सेकंड थर्ड बिग इकोनॉमी इंडिया की। हम तो कहीं भी नहीं है। इंडिया ने कभी किसी को अपनी कमजोरी एक्सप्लॉइट करने नहीं दिया। उन्होंने अपने नेशनल इंटरेस्ट को हमेशा रखा है। वो नॉन अलाइन मूवमेंट का हिस्सा रहे, दोनों के साथ दोस्ती की, दोनों से मदद भी ली, किसी का एक साइड नहीं लिया। हमने तो खुद कहना शुरू कर दिया था कि वी आर द मोस्ट एलाइड एलाइज ऑफ द अमेरिकन ने कभी नहीं कहा कि ये हमारे सबसे ग्रेट एलाइज हैं। अब हम चाइना को कहते हैं कि अवर फ्रेंडशिप इज हायर देन द माउंटेन्स एंड हिमालय, हाँ जी, और डीपर देन द ओशंस। ये कहने की क्या जरूरत है? हमें शायरों की जरूरत नहीं है, हमें साइंटिफिक रैशनल सोच की जरूरत है। चाइना से भी दोस्ती करो, यूएस से भी दोस्ती करो, ये ग्रेट पावर्स हैं, सुपर पावर्स हैं। हिंदुस्तान से भी दोस्ती करो एंड हर एक से फायदा उठाओ और उनको सर्विसेज भी डिलीवर करो। जब तक हमारी हो, इसे कहते हैं रैशनल सेल्फ नेशनल इंटरेस्ट। वो पाकिस्तान का क्या है? इट शुड build its economy. How do you build your economy? By having peace. What more? You should have law
एंड ऑर्डर। मसलन जवाहरलाल नेहरू जब प्राइम मिनिस्टर थे तो सोमनाथ का मंदिर वहां पे हिंदुओं ने रिस्टोर किया और उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर जो है आके ना वो फीता जो है ना वो काटे। ही सेड आई एम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नॉट द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ द हिंदूज। उन्होंने कहा कि ये मेरा काम नहीं है, ठीक है, सोमनाथ का मंदिर बन गया है, गुड, बट व्हाई शुड द प्राइम मिनिस्टर गो? दिस इज अ सेकुलर स्टेट। हमने तो ये ऐसे नहीं किया। वो एक तकरीर, बहुत एनलाइटेंड तकरीर है, लेकिन उसके बाद 25 जनवरी को 1948 को कराची बार एसोसिएशन में उन्होंने जब चिढ़ के कहा कि ये मुझसे क्यों पूछते हो कि पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगी, 1300 साल पहले हमें दे दी गई है, शरीयत जो है वो डेमोक्रेटिक है, वो ये है, शरीयत वो वहां पे दोबारा ले आए। और वो मजबूरी थी कि इतने मिलियंस ऑफ लोग घर से बेघर हुए थे, किस लिए कि मुसलमानों का मुल्क बनेगा। इस इलाके में हिंदुओं और सिखों के जाने से मुसलमानों की जो एक बैकवर्डनेस थी एजुकेशन में और गवर्नमेंट सर्विसेज में और बिजनेस में, तकरीबन बिल्कुल ये गैर हाजिर थे। कायदे आजम के बाद कोई ऐसा लीडर ही नहीं मिल सका जो बना बनाया मुल्क था उसको लेके आगे चलाना था सिर्फ, लेकिन हम नहीं, वो हमें हो ही नहीं पाया ऐसा। अगर आज वो होते तो शायद वो भी रोते हमारी हालत को देख के कि इन्होंने मेरे मुल्क के साथ क्या किया। अब पाकिस्तान में जितनी चीजें खराब होना थी, इनसे ज्यादा खराब होने की गुंजाइश रही नहीं। उसके बाद तो कोलैप्स हो जाता। आप ना उस वक्त आज़ाद थे, आप ना आज आज़ाद हैं। भिखारियों की तरह पैसे मांगने वाली कौम, IMF सामने हर चौथे दिन झुकने वाली कौम, वो नजरियात की और अपने नजरिया पाकिस्तान की हिफाजत क्या करेगी? हम जमहूरियत में एक फेलियर है। हिंदुस्तान के साथ अगर आप कंपेयर करें तो उनके रेगुलर इलेक्शन होते हैं। मैं कहता हूँ ये औरंगजेब डेमोक्रेसी। नमस्कार दोस्तों, अब 22-25 करोड़ की पॉपुलेशन वाला कंट्री, मतलब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ पाकिस्तान की। क्या आपको नहीं लगता कि कोई भी बिजनेसमैन यहाँ पर बाहर नहीं दिखाई देता? कोई एक बिजनेसमैन तो होता जिसका इंटरनेशनली नाम होता। जैसे मान लीजिए इंडिया के अंदर है अदानी है, अंबानी है, उसके अलावा कई सारी सरनेम है जो फेमस है, जैसे अंबानी हो गया, अदानी हो गया, मित्तल हो गया, हिंदुजा हो गया, ठीक है, टाटा हो गया। तो क्या पाकिस्तान में कोई ऐसा आपको नहीं मिलेगा? देखिए, अब पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो सेंटर है ना वो लाहौर है, ठीक है, इवन कराची भी है, लेकिन वहाँ पर ज़्यादातर जो पॉपुलेशन थी, खास करके लाहौर वाले अगर आप एरिया में काउंट करो तो हिंदुओं की और सिखों की जो पॉपुलेशन थी वही बिजनेस ज़्यादा संभालती थी। और उनकी अगर टोटल पॉपुलेशन अगर आप काउंट करो तो होती थी तकरीबन 50 से 60%, 40 से 45% जो पॉपुलेशन थी वहाँ पर, वो जो पॉपुलेशन थी वो मुसलमानों की थी। अब यहाँ से अचानक से हिंदू और सिख गायब हो गए तो ऑब्वियसली यहाँ पर बिजनेस संभालने वाला कौन? बिजनेस तो मिल गया, लेकिन संभालेंगे कैसे? तो यहाँ पर यही दिक्कत हो गई। और आज अगर मोहम्मद अली जिन्ना जिंदा भी होता ना तो गालियाँ देता पाकिस्तान को कि भाई इसीलिए आज़ाद करवाया था, इसीलिए लड़ाई लड़ी थी मैंने। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमें क्या कोई सही ढंग का बंदा ही नहीं मिल सका? कायदे आजम के बाद कोई ऐसा लीडर ही नहीं मिल सका जो बना बनाया मुल्क था उसको लेके आगे चलाना था सिर्फ, लेकिन हम नहीं, वो हमें हो ही नहीं पाया ऐसा, क्यों हुआ? तो अब हिलाली साहब ये भी बता दीजिए कि पाकिस्तान की इस तारीख में, 74 साल तारीख में, आपके ख्याल से सबसे बड़ी गलती कहाँ हुई है? सबसे बड़ा ड्रॉबैक, सेटबैक पाकिस्तान के लिए क्या था? नंबर 1 के हम अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दे सके 10 साल के अंदर, और नंबर 2 जुडिशरी और जुडिशल सिस्टम का बेड़ा गर्क कर दिया। ये हमारे बहुत बड़े फेलियर्स थे, और उन फेलियर्स से जो मुल्क भी आधा हुआ वही उन फेलियर्स के, इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ दोज फेलियर। अगर आज वो होते तो शायद वो भी रोते हमारी हालत को देख के कि इन्होंने मेरे मुल्क के साथ क्या किया। वेस्ट पाकिस्तान जो अब पाकिस्तान 1971 के बाद है, उससे पहले तो ईस्ट पाकिस्तान भी हमारे साथ था। इस इलाके में हिंदुओं और सिखों के जाने से मुसलमानों की जो एक बैकवर्डनेस थी एजुकेशन में और गवर्नमेंट सर्विसेज में और बिजनेस में, तकरीबन बिल्कुल ये गैर हाजिर थे। पाकिस्तान इज द फेल्ड स्टेट। ठीक है, बलोचिस्तान में हमें प्रॉब्लम है, लेकिन पाकिस्तान इज अ फेल्ड डेमोक्रेसी, ये मैं मानने को तैयार हूं।
फेल स्टेट ठीक है, आप कह सकते हैं जी 71 में तो ये फेल स्टेट हो गई, आई वुड एक्सेप्ट। हम जमहूरियत में एक फेलियर है। हिंदुस्तान के साथ अगर आप कंपेयर करें तो उनके रेगुलर इलेक्शन होते हैं। मैं कहता हूं ये औरंगजेब डेमोक्रेसी है, जो इलेक्ट हो जाता है या किसी तरीके से पावर में आ जाता है, वो कहता है कि बाकी सारों को उड़ा दो, मेरा ही हक है हुकूमत करने का। देखिए, पाकिस्तान की रेपुटेशन दुनिया में हमने खुद ही खराब की है। यहाँ पे नॉन स्टेट एक्टर्स को पाला, टेररिज्म की, अब वो सारी रिस्ट्रिक्शंस हमने मान भी ली हैं। दूसरी बात है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। किस आज़ादी का नाम लेकर आप उनको सिखाने निकले हैं कि हमने आपको आज़ाद करवा लिया? आप ना उस वक्त आज़ाद थे, आप ना आज आज़ाद हैं। भिखारियों की तरह पैसे मांगने वाली कौम, IMF सामने हर चौथे दिन झुकने वाली कौम, वो नज़रियात की और अपने नज़रिया पाकिस्तान की हिफाजत क्या करेगी? हाउ लॉन्ग विल यू फॉलो? इसी वजह से 74 सालों में आपने कुछ भी ईजाद करके नहीं दिया। आप तो किताबें लिखने से भी रह गए। आपके सारे स्टूडेंट्स बाहर के ऑथर्स की किताबें पढ़ रहे हैं। हमें शर्म भी नहीं आती यार। 74 सालों में कौमें क्या 74 सालों में भी तरक्की नहीं कर पाती? उसकी सादा मिसाल पाकिस्तान है। हमें लौट कर पीछे जाना पड़ता है कि उस वक्त दौर अच्छा था। तो खुदा के वास्ते आज भी अगर हम कबूतर की तरह आंखें बंद करके बिल्ली के सामने बैठकर कहेंगे ना कि बिल्ली शिल्ली कोई नहीं, तो याद रखिएगा इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी और कोई नहीं होगी। मादूदे चंद ममालिक में से हैं जो अपनी ज़बान बोलना नहीं चाहते और जिनको दूसरी ज़बान भी नहीं आती। आपने तय कर लिया कि आपने अंग्रेज़ी में तरक्की करने की कोशिश करनी है। 74 सालों में सिवाय नाकामी के आपने और कोई मंजिल नहीं देखी। वही बात कि करप्शन ने इस मुल्क को दीमक की तरह चाटा। ये सारी चीजें इसीलिए थी कि अगर करप्शन ना होती तो जजेस सही फैसला करते, अगर करप्शन ना होती सियासतदान सही फैसला करते। अब पाकिस्तान में जितनी चीजें खराब होना थी, इनसे ज्यादा खराब होने की गुंजाइश रही नहीं। उसके बाद तो कोलैप्स हो जाता। तो वो सारा इस्लामिक कंटेंट ले आए हैं एजुकेशनल पॉलिसी में कि हाईएस्ट लेवल तक 30 सिपारे जो हैं पहले अरबी में, फिर उनका तर्जमा, फिर अहदीस सारी पढ़नी पड़ेंगी इम्तिहान पास करने के लिए। ये बाकी दुनिया की यूनिवर्सिटीज में पाकिस्तानी सिटीजन जो हैं वो क्या compete कर रहे होंगे? उनका 1/3 वक्त तो इस चीज में निकल जाएगा, instead of learning the subject in which they want to compete with the rest of the world. For me, all this is सेल्फ डिफीटिंग। मैंने एक लफ्ज बार बार इस्तेमाल किया एंड आई थिंक दैट्स द वन विच फिट्स। इट्स कॉल्ड नाहिलिज्म, सेल्फ डिस्ट्रक्शन। कोई अमेरिका नहीं कह रहा कि ये आप करें, ना चाइना कह रहा है, ये 2 सुपर पावर्स है ना। कोई हिंदुस्तान से भी नहीं कह रहा कि आप ये करें। अब आपकी हरकतों की वजह से तालिबान अगर पाकिस्तान में आ जाएं तो वेयर आर वी गोइंग टू एंड अप देन? I hope they keep the Taliban out of Pakistan by all their effort and whatever. तो भाई हर चीज का कंपैरिजन आप इंडिया के साथ करते हो। वो उनके कस्टमर हैं, आप उनसे पैसे मांगते हो। आप फकीर हो, वो कस्टमर है। हर चीज का कंपैरिजन आप उनके साथ करते हो। IMF के घुटनों पे पड़े हैं आप। उनकी फॉरेन पॉलिसी पे देखो। और वो बार बार, यानी हमने इस कंडीशन पे वो सारा असला लिया था कि अगर कम्युनिस्ट थ्रेट आया सोवियत यूनियन से तो फिर हम ये सिर्फ उसको, यानी इसके लिए हम ये ले रहे हैं, हम सोवियत थ्रेट के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसका इस्तेमाल हमने भारत के खिलाफ किया। 65 की वॉर की बात कर रहा हूं, 63 तक अगेंस्ट कम्युनिज्म थ्रेट, जो हमने फिर इंडिया के साथ पंगा लिया। और उसके बाद किताब ये लिखी कि फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स, कि तुम हमारे दोस्त हो। हम ये वो पैसे लेना, सहूलत लेना और उनको गाली देना हमारी शोहरत बतौर कौम के अब ये हो गई है कि हम दुनिया भर से पैसा मांगते हैं और उनको गाली देते हैं। तो एक दुनिया के लिए भी मजाक और अपने अवाम के लिए भी मजाक। इनको देखना चाहिए कि दूसरी दुनिया कहाँ जा रही है, हम कहाँ जा रहे हैं। हमारी जो पाकिस्तानी सियासत है वो बकरा मंडी बन चुकी है। पार्लियामेंट में एक बिल जो है वो टेबल हुआ है कि पाकिस्तान जो दहशतगर्दी के फंड्स हैं इनको सपोर्ट कर रहा है, इसे रोक नहीं रहा है, वो पाबंदियां लगाने की बात कर रहे हैं। ये अमेरिका किस चीज का रिएक्शन दे रहा है? नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि आखिरकार कंपैरिजन करती क्यों हो पाकिस्तानी
जब कंपैरिजन करते हैं कि भाई इंडिया के साथ उनकी कंपैरिजन हो, तो आखिरकार ये कंपैरिजन करते ही क्यों? पहले था कि अगर इंडिया कुछ यहाँ पर नई चीज़ बनाता था तो पाकिस्तानी को लगता था कि भाई इंडियंस ने बना ली तो हमको भी बनानी पड़ेगी, या फिर हम भी बना सकते हैं। कॉन्फिडेंस बाद में ही आता था, तो 1, 2, 3, 4, 5 साल के बाद वो चीज़ वो बना लेते थे, ठीक है। लेकिन उसके बाद, लेकिन अगर आप देखो तो पिछले कई दिनों से नहीं, पिछले 8-10 सालों से इंडिया ने इतनी तेज़ी से यहाँ पर अपनी प्रोग्रेस की है कि पाकिस्तान को यहाँ पर मैच करना या फिर कहे कि कम्पीट करना बहुत मुश्किल हो गया है। और पहले इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इतना गैप हुआ करता था, अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बहुत बड़ा गैप हो चुका है। और अगर पाकिस्तान चाहे तो भी, मान लीजिए कि टेररिज्म को साइड में छोड़ देते हैं, जिहादी सोच जो है वो साइड में छोड़ देते हैं, लेकिन अगर फिर भी वो चाहे ना तो फिर भी वो अब इंडिया के साथ मैचअप नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया की जो तेज़ी हो बहुत अलग लेवल की हो चुकी है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और वो बार बार, यानी हमने इस कंडीशन पे वो सारा असला लिया था कि अगर कम्युनिस्ट थ्रेट आया सोवियत यूनियन से, तो फिर हम ये सिर्फ उसको, यानी इसके लिए हम ये ले रहे हैं, हम सोवियत थ्रेट के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसका इस्तेमाल हमने भारत के खिलाफ किया। 65 की वॉर की बात कर रहा हूं, 63 तक अगेंस्ट कम्युनिज्म थ्रेट, जो हमने फिर इंडिया के साथ पंगा लिया। और उसके बाद किताब ये लिखी कि फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स, कि तुम हमारे दोस्त हो, हम ये वो पैसे लेना, सहूलत लेना और उनको गाली देना, हमारी शोहरत बतौर कौम के अब ये हो गई है कि हम दुनिया भर से पैसा मांगते हैं और उनको गाली देते हैं। सारी की सारी जो तहजीब है आज की दुनिया की, ये कहां बन रही है? इसका इस्तेमाल कौन कर रहा है? अपने आप से पूछें और संजीदा सवाल पूछें कि अगर हमने यानी हमने पाकिस्तान ने मगरिब की को मदद की है इन टर्म्स ऑफ मनी वगैरह, यानी सर्विसेज की बात नहीं कर रहा मैं, वो तो उन्होंने पैसा दिया, सर्विसेज ले ली, दुनिया भर में ये काम होता है, पैसा देते हैं, सर्विसेज ले लेते हैं। बट अदर देन दैट हमारा क्या रवैया है और उनका क्या रवैया है, और दुनिया भर में हमारी जो एक पहचान है वो ये क्यों है कि हम जिससे पैसा लेते हैं उस पर थूकते हैं, और एहसान फरामोशी और ये सारी गुफ्तगू हमारे साथ एज अ नेशन स्टेट क्यों होती है? ये सवाल हमें अपने आप से पूछने हैं और एक दफा तय करना है कि चाहते क्या है। अगर तो एंटी वेस्ट चल रहे और उनसे तनख्वाहें लेकर अपने लोगों को दें और उनके खिलाफ अब उनको गालियां भी दें, ये नहीं हो सकता, अब नहीं होगा। इसलिए कि जो जज्बात पाकिस्तान में अमेरिका के बारे में है, अब अमेरिका में वही जज्बात पाकिस्तान के बारे में है। अब वहां की ये सारी डिबेट है जो क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये गुफ्तगू हो रही है यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया में, ये गुफ्तगू हो रही है येल यूनिवर्सिटी में, ये गुफ्तगू हो रही है ब्रुकिंग्स में। ब्रुकिंग्स का जो वो थिंक टैंक, उनके आप खुद पढ़ लीजिए, देख लीजिए, सुन लीजिए, यूट्यूब पर उनके पढ़े में। ये सारी गुफ्तगू कैपिटल हिल में हो रही है, ये सारी गुफ्तगू वहाँ के संजीदा हल्कों में हो रही है कि पाकिस्तान जो है इसके यानी अनग्रेटफुल कंट्री है, अब इसको हमने एक एग्जाम्पल बनाना है, ये गुफ्तगू। खान साहब तो उस पे खैर सोने पे सुहागा है कि वो लोगों के सामने जाते सियासी जलसों में है, लेकिन ऐसी फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड स्टेटमेंट्स दे देते हैं। पिछले जलसे में उन्होंने जाके यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर की बात कर दी, बल्कि ऐसी इमेच्योर बात उन्होंने की उसमें कि आप इंडिया से क्यों नहीं पूछते? भाई हर चीज का कंपैरिजन आप इंडिया के साथ करते हो, वो उनके कस्टमर हैं, आप उनसे पैसे मांगते हो, आप फकीर हो, वो कस्टमर है, हर चीज का कंपैरिजन आप उनके साथ करते हो। किस तरीके से करते हो? उनका दुनिया में करप्शन पे 85 नंबर है, आपका 140 है, अब किस चीज का कंपैरिजन करते हो? खुद देखो तो सही कि पहले उनका डॉलर जो है वो 71 का, आपका 200 पे जाने वाला है। आप उस चीजों पे भी कंपैरिजन करके देखो, उनकी फॉरेन पॉलिसी पे देखो। डॉक्टर जयशंकर फॉरेन पॉलिसी किस तरह चला रहा है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब जो है लॉन्ग मार्च के लिए मुल्तान खड़े हुए थे वहां पे, जब यूक्रेन चल रहा था, वहां पे जब थर्ड वर्ल्ड वार होने वाली थी, आप रशिया चले गए। आप देखें इमेच्योरिटी के हालात कि आप खुद देखें, IMF के लिए आप अपने तरमीम कर रहे हैं, IMF के घुटनों पे पड़े हैं आप, नाक के से लकीरें निकाल के पैसे मांग रहे हैं और साथ आप रशिया चले गए, जबकि सारी दुनिया एक साइड पे खड़ी है। सारी दुनिया कहते हैं थर्ड वर्ल्ड वार होने वाली, आप ऐसे मुल्क में जाके पाइपलाइन लेने चले गए जो खुद सैंक्शंस के नीचे आ रहा है। तो मैं ऐसे, मुझे तो बिल्कुल अफसोस होता है हालिया देखता हूं कि पीपल डजंट कैरी इवन देन कॉमन सेंस। इनके एडवाइजर पता नहीं कौन है। मैं मोहित यूसुफ साहब से मैं रिक्वेस्ट कर चुका हूं कई दफा कि मोहित जी पार्लियामेंट में एक बिल जो है वो टेबल हुआ है कि पाकिस्तान जो दहशतगर्दी के फंड्स हैं
इनको सपोर्ट कर रहा है, इसे रोक नहीं रहा है, वो पाबंदियां लगाने की बात कर रहे हैं, ये अमेरिका किस चीज़ का रिएक्शन दे रहा है, रूस यूक्रेन जंग में जो पाकिस्तान न्यूट्रल रहने की बात कर रहा है, क्या वो समझने के लिए तैयार नहीं है कि पाकिस्तान न्यूट्रल है, ये किस चीज़ की जो है ना वो अमेरिका को गुस्सा है या अमेरिका को ग्रजेस हैं जो निकाल रहा है इस तरह के बयानात देकर या इस तरह के बिल लाए जा रहे हैं? शुक्रिया शादिया। अच्छा, मेरा ख्याल था हम आज इंडिया की बात करेंगे, जो असल इस वक्त इशू है हमारा सिक्योरिटी साइड पे। मैं वो भी बात करूंगी सर। ये चीज़ें जो हैं ये अमरीकी कांग्रेस में, सेनेट में बार बार इस तरह की चीज़ें आई हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़। वेदर ये पर्टिकुलर मूव जो है टाइम्ड है नहीं है, बात यह है कि ये कितनी दफ़ा बात होगी और कितनी दफ़ा जवाब ये मिलेगा कि एक विक्टिम ऑफ टेररिज्म को आप उसके खिलाफ बिल ला रहे हैं, आपको तो उसके हक में बिल लाना चाहिए। किन चीज़ों की बातें कर रही हैं, ऑफ कोर्स ये इंपॉर्टेंट है, बट प्लीज सी आप किसको बुला रहे हैं, किस चीज़ के लिए बुला रहे हैं और क्या कि अब कोई ड्रोन आएगा तो मैं एयरफोर्स से कहूंगा उसको मार गिराए। मेरे दौर हुकूमत में मैं देखूंगा कौन ड्रोन फेंकता है। मिसाइल आया तो वो चुप, अभी तक कोई उन्होंने कुछ स्टेटमेंट जारी नहीं कि वो जो पूरा ड्रामा एक कैंपेन चलाई गई 2 दिन टीवी के ऊपर उस मिसाइल के बारे में, पहले तो शुक्रिया अदा करते रहे कि शुक्र है जी हादसे नहीं हुई, पहले तो यही नहीं बताते थे ये थी है चीज क्या है। पहले तो जो स्टेटमेंटें चलती रही, कभी तो यहाँ तक नहीं होता, मैं तो कई दफा सोचता रहा था शायद कबूतर आ गया वहां से, कोई जानदार चीज आ गई, कई दफा कहें कोई ऐसी चीज आई है कि उसमें असला नहीं है, कभी कहें कुछ आई है। मेरे ख्याल में तो इन्होंने 2 दिन उसको इस्तेमाल किया, पहले तो दुनिया के पाकिस्तान के लोगों की तवज्जो किसी और चीज में लगाने के लिए। मैं तो पहले समझता रहा हूं कि ये सिर्फ ऐसे ड्रामा किया जा रहा है, कोई कबूतर गिर गया, कुछ चीज गिरी है, ये जो अदम एतमाद और दूसरी चीजों से लोगों की तवज्जो हटाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन बाद में देखा गया कि इन्होंने 3 दिन के बाद, ये इसकी वजह भी यही है, 3 दिन के बाद इन्होंने कहा जी वो जी वहां से इंडिया वाले ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे हैं, फला है जो इंडिया। मैं आज हैरान इस बात पे था, कहते हैं जी इंडिया आलमी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। मैं तो इस चीजों पे स्टेटमेंट्स पे हैरान हूं। और हमारे वो जो देखे कुरैशी साहब हैं, उन्होंने स्टेटमेंट छोड़ दिया कि इंडिया को शायद चाय की तलब हो रही है। ये जुगतबाजियां चल रही हैं फॉरेन पॉलिसी में। देखें जरा इनकी स्टेटमेंट्स, इनकी जरा नोट करें, मैच्योर सीरियस ही नहीं है। मैं तो हैरान होता हूँ, कुछ सीरियस स्टेटमेंट दें यार। आप किस चीज की चाय के साथ उसको कलभूषण के साथ मिला रहे हैं, आप मेरा मकसद नो क्लू अबाउट इट। आलिया पता नहीं किस क्रूज कंट्रोल के जरिए पाकिस्तान चल रहा है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही हु इज रनिंग इट, हाउ इट इज गोइंग ऑन। मेरा कोई चीज, कहते कल ऊंट तेरी कौन सी कल सीधी, मैं तो परेशान होता रहता हूँ चीजें देख देख। हमारे घर दाने नहीं है माजरत से, तो 11% उनकी ग्रोथ रेट होगी और अगले चंद सालों में और भी ग्रोथ रेट उनकी खासी ज्यादा होगी। हम तो 1.5 पे खड़े हैं। हमारी जरूरत है करने की, हमारी जरूरत है कि हम जो है वो रीजन में खोलें। और ये हमारी जरूरत है, ये इंडिया की जरूरत नहीं है। उनकी जरूरत जरूर होगी लेकिन हमसे कम है। हम 1.5 जीडीपी ग्रोथ पे हैं, वो 11% पे उनके बारे में प्रेडिक्ट किया जा रहा है। और इसमें कहीं भी कश्मीर की बात जो है वो नहीं है, ये हम बिल्कुल क्लियर समझ लें। आपके पास शॉर्टकट कोई नहीं है। अगर आप अपने मुल्क को ठीक नहीं करते तो इससे ज्यादा जिल्लत आमेज मुआहदे करने पर मजबूर होंगे। 70 जो है वो वापस ले लेगा, कहते नहीं, हम कहने की हद तक कहते हैं, हमने भी सोच लिया है। नमस्कार दोस्तों, अब ये डिस्कशन बहुत बार हो चुका है कि भाई पाकिस्तान अगर इंडिया के साथ अपने रिलेशन नहीं सुधारता तो दाने दाने के लिए मोहताज हो जाएगा। देखिए अब सिचुएशन कैसी है कि पाकिस्तान को जो इंडियन चीज़ें चाहिए वो चाहिए। मतलब मान लीजिए कि जो चीज़ें इंडिया से जाती थी, मान लीजिए कि गेहूं जाते हो शायद, तो वो जो चाहिए। अब मान लीजिए कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ट्रेड बंद कर दिया है, तो अब क्या होगा कि वो चीज़ पहले दुबई जाएगी, दुबई से उस पर लेबल और सब कुछ चेंज किया जाएगा उस पर जो होगा, क्योंकि अब मेड इन इंडिया तो बदलना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान में दंगे हो सकते हैं इसको लेकर। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर चेंज की जाएगी। उसके बाद देखिए ये चेंज करने का भी कॉस्टिंग होगी। उसके बाद दुबई से पाकिस्तान जाने की कॉस्टिंग अलग होगी। मतलब इंडिया से दुबई की तो कॉस्टिंग हमने काउंट की ही नहीं अभी यहाँ पर, तो बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग हो जाएगी।
अगर मान लीजिए कि सीधा ट्रेड शुरू होता तो वाया वाघा बॉर्डर हम आराम से चीज़ें भिजवा सकते थे और ये चीज़ें हो सकती थी, लेकिन गॉड नोज ये पाकिस्तान की पता नहीं ये जो पॉलिटिकल लीडर्स है वो क्या सोचते हैं। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। आज रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी जो है उसका एक इंटरव्यू है विद यूएई एम्बेसडर इन वाशिंगटन, एम्बेसडर यूसुफ अल उतैबा, और उसमें उन्होंने कंफर्म किया कि यूएई इज मीडिएटिंग बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और इस सिलसिले में जो मुलाकातें हैं वो भी उनको भी कंफर्म किया उन्होंने। दुबई में जो मुलाकातें हो रही हैं, तंजीमों को बैन किया गया ना, जो इश्तिहार है इसमें एक तंजीम है, इसका सीरियल नंबर है 65, इसका नाम है तहरीक आज़ादी जम्मू और कश्मीर जी, इनको भी बैन किया। तो इस तरह की बहुत सारी और तंजीमें हैं जो पिछले 30-35 साल में वो सामने आई, उन्होंने एक्शन। मेरा सवाल बड़ा सिंपल है, एक नेशनल कंसेंसस के बगैर आप ये मसला हल कर सकते हैं? जी, मैं ये कह रहा हूं कि नेशनल कंसेंसस एक तरह से तो है, पूरा मुल्क चाहता है अमन होना चाहिए, पूरा मुल्क चाहता है हिंदुस्तान से जो है बेहतर ताल्लुकात हों। यूएई की तरफ से अब फाइनल कॉन्फर्मेशन आपको पता है हिंदुस्तान से भी पाकिस्तान से भी आ चुकी है कि यूएई जो है वो सुलह सफाई करवा रहा है। यूएई को क्या इतनी दिलचस्पी है? यूएई एक जमाने में होता था, मतलब कि तारीख ये है कि यूएई जो गल्फ स्टेट्स हैं ये वो थी जो कि हम पे डिपेंड करती थी अपनी सिक्योरिटी के लिए और बहुत और चीज़ों के लिए भी। हिंदुस्तान जो है वो चाहेगा कि खित्ते में जो है वो नॉर्मल हालात हों, मुस्तहकम हालात हों, और इसमें कहीं भी कश्मीर की बात जो है वो नहीं है, ये हम बिल्कुल क्लियर समझ लें। पिछले जो है कोई 2 दहाइयों में हिंदुस्तान ने बहुत मेहनत की है सऊदी अरेबिया और यूएई से ताल्लुकात जो है वो बेहतर करने की। तो यूएई और सऊदी अरेबिया अमेरिका और हिंदुस्तान के लिए खड़ा है, हमारे लिए नहीं है। पाकिस्तान में ना एक पूरा एक व्यू है जो हमारे बड़े जो जाने पहचाने जो होते हैं ना कमेंटेटर्स, सिक्योरिटी एनालिस्ट, वो कहते हैं जी इंडिया को जरूरत है इस वक्त, मोदी की जरूरत है, और पाकिस्तान जो है वो जो है इंडिया को सपोर्ट करेगा अगर अमन की बात होगी। आप इस आर्ग्यूमेंट को मानती हैं? देखिए जी, बात यह कि इस वक्त अमन की जरूरत तो दोनों मुल्कों को है, क्योंकि अगर खित्ते में एक नॉर्मलसी हो तो उनका भी फायदा है, हमारा भी फायदा है। लेकिन अगर आप दोनों का मुकाबला करें तो मेरे ख्याल में हमारा ज्यादा फायदा है। मतलब कि हमारे घर दाने नहीं है, माजरत से उनके घर अभी भी दाने हैं। मतलब कि हम भूल जाते हैं कि जो प्रेडिक्शन है, आईएमएफ की भी प्रेडिक्शन है कि इस साल अगर चीजें उनकी ठीक रही, अगर कोई कोविड से उनको धक्का ना लगा तो 11% उनकी ग्रोथ रेट होगी, और अगले चंद सालों में और भी ग्रोथ रेट उनकी खासी ज्यादा होगी। हम तो 1.5 पे खड़े हैं। हमारी जरूरत है करने की, हमारी जरूरत है कि हम जो है वो रीजन में खोलें और ट्रेड। हम अगले साल भी हम 2% जीडीपी से ज्यादा नहीं जाएंगे आईएमएफ के बकौल। 2% तो बहुत, मेरे ख्याल में जी वो अभी हम बहुत जेनरस ये प्रेडिक्शंस हो रही हैं, हो सकता है इससे कम ही हो। तो बात यह है कि ये कहना, मेरे ख्याल में दिल को तसल्ली देने के लिए हम कह रहे हैं कि जी उनको जरूरत है इसलिए वो आ रहे हैं। देखिए, दोनों मुल्कों को जरूरत है, और मेरे ख्याल में जब तक हम ये दिमाग में नहीं सोचेंगे कि ये हमारे लिए भी विन विन हो सकता है, तो मेरे ख्याल में हमारे में वो हिम्मत ही नहीं बढ़ेगी कि हम आगे बढ़ें। और जहां तक कश्मीर का ताल्लुक है, लेकिन जिस पॉइंट पे आप चाह रहे हैं कि कश्मीर में आर्टिकल 370 का बार बार जिक्र आता है हमारी तरफ से, आर्टिकल 370 हिंदुस्तान कहीं नहीं कुछ कर रहा, उसको कहीं नहीं ले जाएगा, उसको बिल्कुल वापस नहीं करेगा, और जो ने चेंजेस की हैं वो वापस बिल्कुल नहीं करेगा। अगर कोई मुआहदा होता है वो इसी पे होगा कि जी तुम्हारा कश्मीर तुम्हारे पास, हमारा कश्मीर हमारे पास, और इसको या ये होगा या वो जो 4 पॉइंट फॉर्मूला है या फॉर्मुलाइज आप करेंगे, या दूसरी सूरत में ये होगा कि अच्छा भाई खामोशी रहे बॉर्डर्स पे और आगे चलते हैं। मैं ये कहूंगा कि ये तो कुछ भी नहीं है। अभी
जिस तरह से हम तरले मिन्नत करके इस मसले को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। आपके पास शॉर्टकट कोई नहीं है। अगर आप अपने मुल्क को ठीक नहीं करते, उसकी मईशत को मजबूत नहीं करते, अपने जो अंदर के जो तजादात हैं उनको हल नहीं करते, और वो सिवाय सिविलियन सुपरमेसी के, बगैर मिलावट वाली जमहूरियत के, अवाम की जो हुकूमत है मुंतखब, उसको बाख्तियार बनाने के कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आप ये नहीं करेंगे ये तमाम चीजें, तो इससे ज्यादा जिल्लत आमेज मुआहदे करने पर मजबूर होंगे। देखिए, मेरी नजर में एक लंबे अरसे से एक जो डॉक्ट्रीन है इंडिया की, जिसको कि वो डिफेंसिव ऑफेंस कहते थे, वो उन्होंने इंप्लीमेंट की हुई थी, जिसके तहत के उन्होंने पाकिस्तान को टू फ्रंट दिया हुआ था, ईस्टर्न फ्रंट एंड वेस्टर्न फ्रंट। वेस्टर्न फ्रंट से उन्होंने ऑब्वियसली क्लैंडस्टाइनली पाकिस्तान को इंगेज किया हुआ था, जिसमें कि आपको नजर आता था कि आए रोज कुछ ना कुछ पाकिस्तान में होता रहा, और उसमें उन्होंने ये करने की कोशिश की कि पाकिस्तान की जो डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं उनको स्प्लिट किया जाए। टू सम एक्सटेंट दे वर सक्सेसफुल, लेकिन जो अज़म है, और क्योंकि आज ये हुआ है कि पाकिस्तान के दो शहरों में, एक केपी में, खैबर पख्तूनख्वा में, और एक बलूचिस्तान में, एक शहर क्वेटा में, ये दो धमाके हुए हैं। ये क्या पाकिस्तान में प्रेशराइज किया जा रहा है कि आप टीटीपी से कि भाई ये तालिबान से कहा कि आप हमें क्यों मारते हैं, हम तो आपको कुछ कहते भी नहीं है। ये बहुत ही कमजोर स्टेटमेंट उन्होंने दी थी, जिसका पाकिस्तान के नेशनल लेवल पे उनको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया। उन्होंने कहा, हाँ, तालिबान को कहा आप हमें नमस्कार दोस्तों। अब पाकिस्तान तो बिल्कुल फंसा पड़ा है। एक तरफ ईरान है, वहाँ से उसको स्पेस मिल नहीं रही है, या फिर कहे कि उनके साथ रिलेशन अच्छे नहीं है। दूसरी तरफ जो है वो तालिबान है। अब उनको लगा था कि भाई तालिबान को अगर आज़ाद होने में मदद करेंगे, या फिर कहे कि अफगानिस्तान पर कब्जा करने में मदद करेंगे, तो फिर तालिबान के साथ रिलेशन भी अच्छे होंगे, टीटीपी भी यहाँ पर शांत बैठ जाएगी, क्योंकि तालिबान उस समय हमारे सुनेंगे। और तीसरा ये भी हो सकता है कि तालिबान हमें कश्मीर लेने में भी मदद करेंगे। अब ये तीन चीज़ें, एक ही तीर से तीन पंछी मारने की यहाँ पर पाकिस्तान की योजना थी, लेकिन सारी की सारी धरी धरी रह गई। अफगानिस्तान ने यहाँ पर लात मार दी, कह दिया कि हम इंडिया के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे, टीटीपी को खुला छोड़ दिया है पाकिस्तान के खिलाफ। और जो एक नेशन टू नेशन रिलेशन है, उसमें भी जो तालिबान है वो ठोकते रहते हैं पाकिस्तानियों को। कहने का मतलब यह है कि सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई है, और जिस तरीके से इंडिया प्लानिंग कर रहा था बिल्कुल वैसा यहाँ पर हो रहा है। मतलब पाकिस्तान की नेगेटिविटी और भी बढ़ने वाली है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। इजलास बुलाया अजीत देओल की सरबराही के अंदर, ये क्या, किस बुनियाद पे बुलाया, क्या समझते हैं बुलाया? यानी एक तरफ कोई इजलास भी बुलाता है और उस वक्त वहीं से हमें यह पैगाम भी मिलता है, जनाब अमित शाह कहते हैं कि जनाब आप पे सर्जिकल स्ट्राइक्स की भी बातें होती रहती है। देखिए, मेरी नजर में एक लंबे अरसे से एक जो डॉक्ट्रीन है इंडिया की, जिसको कि वो डिफेंसिव ऑफेंस कहते थे, वो उन्होंने इंप्लीमेंट की हुई थी, जिसके तहत के उन्होंने पाकिस्तान को टू फ्रंट दिया हुआ था, ईस्टर्न फ्रंट एंड वेस्टर्न फ्रंट। वेस्टर्न फ्रंट से उन्होंने ऑब्वियसली क्लैंडस्टाइनली पाकिस्तान को इंगेज किया हुआ था, जिसमें कि आपको नजर आता था कि आए रोज कुछ ना कुछ पाकिस्तान में होता रहा, और उसमें उन्होंने ये करने की कोशिश की कि पाकिस्तान की जो डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं उनको स्प्लिट किया जाए। टू सम एक्सटेंट दे वर सक्सेसफुल, लेकिन जो अज़म है, और उनसे एयरफोर्स भी छोटी है, तो हम उनके साथ ऑफेंसिव तो नहीं लड़ना चाहते, हमारा एम भी नहीं है, लेकिन हमने इनफ ऑफ स्ट्रेंथ शो करनी होती है टू डिटर का मतलब है कि भाई प्लीज अंडरस्टैंड वी आर नॉट ऑफेंसिव, बट इफ यू ट्राई एंड कम दिस साइड विल नॉट लीव यू। ठीक है, वो ऐसे कहने से नहीं होता, उसकी एक मेथोडोलॉजी होती है। स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स भी हैं, तो टेक्नोलॉजी तो उधर बहुत ज्यादा है। वहां उस चीज को काउंटर करने के लिए हमारे पास, जिस तरह से फरज साहब ने कहा कि एआई और बाकी चीजें, आप समझते हैं कि आगे चल के जो वॉरफेयर है उसकी डायनेमिक्स तब्दील हो जाएंगे? जी बिल्कुल, और काफ़ी तेज़ी से तब्दील हो भी चुके हैं, क्योंकि जिस तरह एयर मार्शल साहब ने बताया अभी कि आज के जो कॉम्बैटेंट है, जो कॉकपिट में बैठा होता है, उसके पास बहुत इंफॉर्मेशन होती है,
और उसके पास ऑप्शंस भी ज़्यादा होती हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती है और बहुत तेज़ी से आ रही होती है। उसकी जो दुश्मन को स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। उनके दरमियान जो इंगेजमेंट है उसके फासले भी बहुत बढ़ चुके हैं। तो टेक्नोलॉजी जो है इस सारे प्रोसेस को एक यूज़र फ्रेंडली बनाने का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि आज ये हुआ है कि पाकिस्तान के 2 शहरों में, एक केपी में, खैबर पख्तूनख्वा में, और एक बलूचिस्तान में, एक शहर क्वेटा में, ये 2 धमाके हुए हैं आईईडीज। एक तो बाजोड़ जो केपी में है, वहां पे तो आईडी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस का धमाका हुआ, और दूसरी तरफ जो बलूचिस्तान है वहां पे सुना है कि वो एक धमाका हुआ है जो कि मोटरसाइकिल में लगा हुआ था, मटेरियल कुछ 3-4 किलो केजी एक्सप्लोसिव मटेरियल था। अब क्वेश्चन ये होता है कि पाकिस्तान एक तरफ तो टीटीपी से मुज़ाकरात की बात कर रहा है, और मुज़ाकरात इस वक्त होस्ट जो प्रोविंस है अफगानिस्तान का वहां पे हो रहे हैं। नेशनल कम्युनिटी बड़ा केयरफुली देख रही है कि वो कह रहे हैं कि देखो ये जो हुकूमत है ये टीटीपी के साथ मुज़ाकरात भी कर रही है, ये टीएलपी जो एक और मिलिटेंट ग्रुप है उसके साथ भी मुज़ाकरात कर रही है, उनके लोगों को छोड़ दिया गया, उनके लिए कवानीन में तब्दीलियां की गई और उनको जो एक प्रोस्क्राइब्ड एक दहशतगर्द जमात था वो हटा दिया गया, उनके लिए आसानियां पैदा की, उनके लिए साजिश पैदा की, और पीटीआई के लोगों ने कहना शुरू कर दिया क्योंकि टीएलपी का बहुत वोट है तो हम 2023 में उनके साथ अलायंस कर लेंगे। मतलब एक तरफ प्रोस्क्राइब्ड दहशतगर्द जमात और दूसरी तरफ उसी वक्त कह रहे हैं कि हमने इनके साथ डायलॉग करना है और इनको अलायंस करना है। सवाल तो ये पैदा होता है कि ये कौन है? अगर टीटीपी नहीं है तो कौन है? अब ये तो हुकूमत नहीं बताना है, लेकिन मेरे पास जो एक खबर आई है वो उसमें यही है कि जी ये फॉरेन फंडेड ग्रुप्स हैं। भाई ग्रुप्स तो सारे फॉरेन फंडेड होते हैं, डोमेस्टिकली तो वैसे तो डोमेस्टिकली भी फंडेड होते हैं लेकिन ज्यादातर फॉरेन फंडेड ही होते हैं। तो वो जो फॉरेन फंडेड ग्रुप्स हैं उनका क्या अब लेना देना है इस हवाले से? क्या ये प्रेशराइज किया जा रहा है पाकिस्तान को कि तुम टीटीपी से अगर टॉक्स कर लोगे तो हमारे साथ भी टॉक्स करनी पड़ेगी, वो कोई और ग्रुप होगा? और ये क्या पाकिस्तान में प्रेशराइज किया जा रहा है कि आप टीटीपी से कि भाई ये तालिबान से कहा कि आप हमें क्यों मारते हैं, हम तो आपको कुछ कहते भी नहीं है। ये बहुत ही कमजोर स्टेटमेंट उन्होंने दी थी जिसका पाकिस्तान के नेशनल लेवल पे उनको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया। उन्होंने कहा हाँ तालिबान को कहा आप हमें क्यों मारते हैं, हम तो आपको कुछ कहते भी नहीं है। दहशतगर्द हैं ये तो अपने भी उन मौलवियों को मारते हैं जिनके साथ ये उठा करते थे, बैठा करते थे, खाते थे, पीते थे, एक नजरिया रखते हैं। ये उन मौलवियों को भी मारते हैं जिनको हम इंस्टीट्यूशनल इस्लामिस्ट कहते हैं, और ये जो मिलिटेंट्स हैं ये उनको भी मारते हैं, कहते हैं कि तुम लोग फायदे ले रहे हो, तुम लोग तो सारी हमारे खिलाफ प्लानिंग करते हो, हुकूमत के साथ जो हुकूमत हमारे खिलाफ प्लान करती तुम उसके हिस्से हो, और तुम जमहूरियत के भी दाई हो, जमहूरियत को भी सपोर्ट करते हो। सो बहुत सारी चीजें। सो दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स गेम। नॉर्मली लोग इस पे बात नहीं करना चाहते, हुकूमतें बात नहीं करना चाहती, ऑपोजिशन बात नहीं करना चाहती, कोई भी बात नहीं करना चाहता, सारे इससे दूर रहना चाहते हैं। वो समझते हैं जितना हम दूर रहेंगे उतना ही ये हमारे लिए अच्छा है, उतनी ही हमारी जो है वो जिंदगी बची रहेगी। अगर हमने टीटीपी के बारे में मुज़ाकरात करने शुरू कर दिए तो दैट विल नॉट बी अ गुड पॉइंट एंड गुड चॉइस। लेट्स सी व्हाट कम्स आउट ऑफ दिस। लेकिन ये जो आज 2 हमले हुए हैं इन्होंने पाकिस्तान को एक दफा फिर झंझोड़ा, और ये बात फिर साबित हो गई कि कश्मीर इशू हो या कोई भी दूसरा इशू हो इंडिया के साथ, आप उस पर फिलहाल बात मत कीजिए, सिर्फ इकोनॉमी के ऊपर अपनी तवज्जो दीजिए, फायदा ही रहेगा। फकर हो सकता है कुछ मिला ही जाए। मोदी जी वैसे भी दिल के बड़े अच्छे हैं, तो हो सकता है हमें कोई चावल, आटा, आलू शालू कुछ भिजवा ही दे। समझता हूँ कि अगर एस्टैब्लिशमेंट के अंदर ये जो डिसयूनिटी है, ये डिवीजन है, ये दिस इज वेरी डेंजरस फॉर पाकिस्तान एंड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट एंड फॉर द पॉलिटिकल सिस्टम। और ये बड़ी हमारी बदकिस्मती है बिकॉज दुश्मन लेफ्ट भी है और राइट भी है, और अगर मुल्क के अंदर दुश्मन नजर आने शुरू हो गए तो फिर हम कहाँ जाएंगे? यहाँ पे भी पड़े उसके पैसे तो इंडिया हेल्प करेगा। इंडिया ने अरबों डॉलर दिए हैं श्रीलंका को, इंडिया ने ऑयल, व्हीट, ये सब इंडिया भेजता रहता है, हम अफगानिस्तान के लिए भी कर रहे हैं। और एक और चीज कमाल की बात है, नमस्कार दोस्तों, कई दिनों पहले, कुछ महीनों पहले मैंने मेजर गौरव आर्या को सुना था, और वहाँ पर उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को आइडियली क्या करना चाहिए। सबसे पहले ये जिहाद और आतंकवाद सब कुछ साइड में छोड़कर उनको ये एक चीज़ सबसे पहले करनी चाहिए कि प्रोग्रेस पर ध्यान दे, डेवलपमेंट पर ध्यान दे, जो रिफॉर्म्स उनको पाकिस्तान में करने चाहिए उस पर ध्यान दे। कई सारे लोग होंगे जिनको अच्छा नहीं लगेगा,
उनको ध्यान में न रखते हुए जो अच्छा है पाकिस्तान के लिए वो चीज़ें करे। और अगर 15-20 साल 25 साल अगर आप ऐसी चीज़ें करते रहते हो तो हो सकता है कि आप इंडिया से टेबल टॉक करने के लिए मतलब इंडिया को मना लो। क्योंकि ऐसा है नहीं कि अगर मान लीजिए कि 15-20 साल उन्होंने सब कुछ बंद करके मेहनत की तो इंडिया से आगे निकल जाएंगे या फिर इंडिया के नज़दीक पे आएंगे, वो दिन तो गए। लेकिन इंडिया सोच सकता है कि भाई पाकिस्तान अब सीरियस है और यहाँ मतलब सीरियस है और अब बात हो सकती है। यहाँ पर भी यही बात हो रही है कि सब कुछ साइड में छोड़कर, उसमें सबसे बड़ा पॉइंट क्या है कश्मीर, उसको साइड में छोड़कर रिफॉर्म्स पर, डेवलपमेंट पर ध्यान देनी चाहिए। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। मैंने तो नहीं सुना इनके 3.5 सालों में कि नरेंद्र मोदी जी ने ऐसी कोई बात की हो। क्रिटिसिज्म वो करते होंगे लेकिन वो कभी नाम नहीं लेते, ना उन्होंने कभी जनरल बाजवा का नाम लिया है, ना हमारे प्राइम मिनिस्टर जो अब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कभी उनका नाम लिया, ना किसी और का ऐसा नाम लिया है। आप उनको कभी नहीं देखेंगे कि वो खामखई में इमरान खान का नाम ले रहे हैं या वो पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं या किसी और चीज का। मतलब वो काफी हद तक जो है वो अपने काम पे फोकस रखते हैं और इसी वजह से शायद इंडिया जो है वो इस वक्त फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी की तरफ जा रहा है और इस साल वो लोग उसको कर लेंगे, अचीव कर लेंगे। बात की है कि जी आप कश्मीर इशू हो या कोई भी दूसरा इशू हो इंडिया के साथ, आप उस पर फिलहाल बात मत कीजिए, सिर्फ इकोनॉमी के ऊपर अपनी तवज्जो दीजिए। जब इकोनॉमी होगी तो आपकी बात को लोग सुनेंगे। अगर क्या आई एम श्योर कि जब वो जा रहे हैं इतनी तेजी के साथ ग्रो कर रही है उनकी इकोनॉमी के, कहा जा रहा है कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, तो फिर हम थोड़ा बहुत उनसे हाथ भी मिला लेंगे, जरा फायदा ही रहेगा। फकर हो सकता है कुछ मिला ही जाए। मोदी जी वैसे भी दिल के बड़े अच्छे हैं, तो हो सकता है हमें कोई चावल, आटा, आलू शालू कुछ भिजवा ही दे। समझता हूँ कि अगर एस्टैब्लिशमेंट के अंदर ये जो डिसयूनिटी है, ये डिवीजन है, ये दिस इज वेरी डेंजरस फॉर पाकिस्तान एंड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट एंड फॉर द पॉलिटिकल सिस्टम। हमें ये कहा गया कि यूनिटी ऑफ कमांड होती है, आज हमें यूनिटी ऑफ कमांड नजर नहीं आ रही और ये बड़ी हमारी बदकिस्मती है, बिकॉज दुश्मन लेफ्ट भी है और राइट भी है। और अगर मुल्क के अंदर दुश्मन नजर आने शुरू हो गए तो फिर हम कहाँ जाएंगे। तो ये क्या कर रही है एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त फर्म डिसीजन जो है वो ना पीडीएम की है ना इमरान खान की। इस वक्त हमें इलेक्शन नहीं चाहिए, इस वक्त हमें स्टेबिलिटी चाहिए। जब तक आप इलेक्शन करवाएंगे उसी देर तक तो बहुत कुछ हो जाएगा। और शायद ये जो आप फैसले करवाना चाहते हैं केयरटेकर गवर्नमेंट से, ये शायद मंजूर भी ना हो IMF कि ये गवर्नमेंट तो आ रही है जा रही है, अगली आएगी, पता नहीं इसके ऊपर दस्तखत मानेगी भी कि नहीं मानेगी, मगर उतनी देर में तो सर से पानी गुजर जाएगा। अभी भी पड़े उसके पैसे तो इंडिया हेल्प करेगा। इंडिया ने अरबों डॉलर दिए हैं श्रीलंका को, इंडिया ने ऑयल, व्हीट, ये सब इंडिया भेजता रहता है। हम अफगानिस्तान के लिए भी कर रहे हैं। और एक और चीज कमाल की बात है, आप कभी किसी श्रीलंकन से पूछिएगा कि तुम्हारे यहां चाइना ने भी पैसे डाले और इंडिया ने भी पैसे डाले, फर्क क्या है? ये कभी पूछिएगा किसी श्रीलंकन से। मैं जो भी पाकिस्तानी भाई बहन देख रहे हैं मैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पूछिएगा किसी श्रीलंकन से, वो आपको बताएंगे। चाइनीज ने श्रीलंकन्स की गुर्दा कलेजी निकाल दी पैसा देके, ये बात सच है। हनुमानटोटा पोर्ट उनका छीन लिया। एक ऐसा एयरपोर्ट बनाया आलिया जी, एक ऐसा एयरपोर्ट बनाया जिसमें कि पिछले 5 साल से एक हवाई जहाज लैंड नहीं हुआ। एक हुआ था डे 1 पे, जिस दिन इनॉग्रेशन हुआ था उस दिन के बाद हवाई जहाज कोई लैंड ही नहीं हुआ। हनुमानटोटा पोर्ट फेल, खत्म। तो बात ये, वी आर हेल्पिंग, हमारा नेबर है श्रीलंका की। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान और श्रीलंका के एक जैसे हाल है, मैं ये नहीं कह रहा, पर मैं कह रहा हूं कि उनकी सिचुएशन टॉप लेवल पे एक जैसी है। चाइनीज इन्वेस्टमेंट, करप्ट एलीट, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, बात यह है कि ये हर जगह जहां पे भी चाइनीज इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये हर समय छोटे मुल्कों में करते हैं। नहीं, इंडिया में भी इन्वेस्टमेंट है इनकी, ऐसी बात नहीं है, पर मैं कह रहा हूं कि जिनको ये लोन्स वगैरह देते हैं, जो पॉलिटिकली अनस्टेबल मुल्क हैं, जो साइज में छोटे हैं। अब स्टॉक मार्केट को देख लेना, जैसी बात आती है इलेक्शन की वो गिर जाता है। जैसी स्टेबिलिटी नजर आती है उनको कि यार अगले 1.5 साल में ये मसले हल होंगे, IMF आएगा, रिजर्व्स बढ़ेंगे, डेट्स पे ऑफ होंगी, सऊदी अरेबिया भी आ जाएगा, सारे आ जाएंगे। हम तो वो चाहते हैं कि ये सारा जो क्राइसिस है ये खत्म हो। वो कैसे खत्म होगा अगर इस किस्म की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चलेगी? और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्यों चल रही? क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट अपना मौकफ साफ सुथरे तरीके के साथ नहीं पेश कर रही। ऑस्ट्रेलिया प्राइम मिनिस्टर उन्होंने ये कहा, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, उन्होंने कहा कि हर चीज का जो आंसर है अबाउट चाइना
वो इंडिया है। ऑस्ट्रेलिया is requiring for or asking for India's help to replace China। ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है और इसमें जो इंडिया जो है वो दुनिया की जो चाइना की जो ग्लोबल सप्लाई चेन का जो सब्स्टिट्यूट है वो इंडिया है। स्कॉट मॉरिसन हो या सुगा साहब हो जो इस वक्त जापान के इस वक्त के वजीर आजम हैं और जो अमेरिकन हैं, दे आर ऑल रिलाइंग ऑन इंडिया। क्यों इंडिया में इतनी इन्वेस्टमेंट लाइनें लगी हुई हैं, हमारे यहाँ क्यों नहीं आ रही? हम अपना माहौल ऐसा बनाएं बिजनेस का। हमारे अपने बिजनेसमैन जो पाकिस्तानी बाहर रहते हैं या हमारे अपने बिजनेसमैन, उनको तो वैसे बंदे को तो आप नोटिस भेज। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर सिर्फ ऑस्ट्रेलियन पीएम की बात नहीं है, हर जगह की बात है कि जहाँ जहाँ देखो जो लोग हैं जो चाइना से यहाँ पर चाइना के हिसाब से यहाँ पर डरे हुए हैं या फिर चाइना ने जिन को शिकार बनाया हुआ है, उन सबको पता है कि भाई उनका सबसे बड़ा सॉल्यूशन भारत ही है। देखिए, श्रीलंका को उसने जो है वो फंसाया पहले पैसा देकर, फिर हम्बनटोटा जो पोर्ट है उसको बचा लिया 99 ईयर्स के लिए। फिर जब इसके बाद श्रीलंका डिफॉल्ट हुआ तब अगर आप देखो तो सिचुएशन ये हो गई कि चाइना ने यहाँ पर हाथ खड़े कर दिए और उन्होंने कोई मदद करने से मना कर दिया और ये भी कह दिया कि चाइना यहाँ पर श्रीलंका डिफॉल्ट जो हो रहा है वो हमारे हिसाब से नहीं हो रहा है। हमारे हिसाब से मतलब हमने जो डील की थी वो तो सब कुछ ठीक है, श्रीलंका के अच्छे के लिए थी, वो चला गया। उसके बाद इंडिया ने यहाँ पर 3 से 4 बिलियन डॉलर की मदद करके श्रीलंका को ऊपर लाने की ट्राई की है। तो मतलब कहने का मतलब है कि चाइना की जो ये दादागिरी है उसका सिर्फ और सिर्फ जवाब इंडिया है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। मालाबार नेवल एक्सरसाइजेस हैं, ये हो रही हैं 26 अगस्त से लेके 29 जो है वो ऑन द कोस्ट ऑफ गॉम जो है उसके ऊपर, और जिसमें ऑब्वियसली जो क्वाड कंट्रीज हैं जिसमें इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दैट इज नोन एज 25th एडिशन ऑफ द मालाबार एक्सरसाइजेस। और इसमें यह है कि जो ऑस्ट्रेलिया है उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया is requiring for or asking for India's help to replace China। ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है और इसमें जो एक चाइना का ऑल्टरनेट चाहता है, तो क्या इंडिया हैज दैट पोटेंशियल एंड कैपेबिलिटी? क्योंकि इस वक्त अगर देखें तो चाइना और ऑस्ट्रेलिया का जो एक समझ लें कि जो 2-वे ट्रेडिंग पार्टनर है चाइना और ऑस्ट्रेलिया, दैट इज अमाउंट वो कोई तकरीबन दैट इज 250 बिलियन डॉलर के करीब ये है, 250 बिलियन डॉलर के करीब है, जो कि बाय द वे 2020 में ये जो बायलैटरल जो ट्रेडिंग है ये कम हुई है, 3% कम हुई है। ये इसमें ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो जो इंडिया और जो ऑस्ट्रेलिया के जो पार्टनरशिप है, जो 2-वे ट्रेडिंग पार्टनरशिप है, दैट इज अबाउट अराउंड 25 बिलियन डॉलर के करीब है, जो कि दैट इज नॉट अ वेरी बिग नंबर ऑब्वियसली, लेकिन इन दैट सिचुएशन बेसिकली जो ऑस्ट्रेलियंस हैं दे वांटेड कि हमारे जो ताल्लुकात हैं इंडिया के साथ अच्छे हों। अगर आपको याद हो कि ऑस्ट्रेलिया के एक प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे टोनी एबट, और उन्होंने एक बेसिकली फ्री ट्रेड को कॉन्सेप्ट भी इंडिया के साथ जो था वो किया था, बात की थी। और अब जो टोनी एबट थे वो चाहते थे, उन्होंने ये कहा, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, उन्होंने कहा कि हर चीज़ का जो आंसर है अबाउट चाइना वो इंडिया है। दीज वर वेरी बिग वर्ड्स ऑफ द फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन, अब जारी बात स्कॉट मॉरिसन है जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन वो कहा करते थे कि जो चाइना के बारे में हर क्वेश्चन का जो जवाब है वो इंडिया है। जिस तरह वो बात है ना कि जी जो ट्रेड है वो भी दैट इज अबाउट इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, की सारी चीज़ें जो हैं दे गो साइड बाय साइड। सो उन्होंने ये कहा कि जो टोनी एबट जो थे उन्होंने ये कहा बैक इन 2014 जब ये नरेंद्र मोदी तब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि इंडिया ऑब्वियसली दैट अकाउंट्स फॉर अ डेमोक्रेसी, और इंडिया के अंदर जो स्टील और फार्मास्यूटिकल हैं उसमें ऑलमोस्ट दुनिया में नंबर 2 पे है इंडिया, और इनकी अपनी सिलिकॉन वैली है।
सो वो ये जो इंडिया चाइना जो सॉरी ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर टोनी एबर्ट जो थे वो कहा करते थे, और उन्होंने ये कहा कि जो इंडिया जो है वो दुनिया की जो चाइना की जो ग्लोबल सप्लाई चेन का जो सब्स्टिट्यूट है वो इंडिया है। स्कॉट मॉरिसन हो या सुगा साहब हो जो इस वक्त जापान के इस वक्त के वजीर आजम हैं, और जो अमेरिकन हैं, दे आर ऑल रिलाइंग ऑन इंडिया। इंडिया अप टू 1990 वो उसके यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही थी। उन्होंने डॉक्टर महबूब हक मेरे बड़े करीबी दोस्त थे और मनमोहन सिंह उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थे। इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया ने क्या किया? हम उस वक्त बेहतर जा रहे थे, पाकिस्तान ग्रो कर रहा था। इंडिया ने बाहर के मुल्कों की इन्वेस्टमेंट को उन्होंने इनवाइट किया और सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन दी। जो हल ये है, जब तक आपकी प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी, देखिए महंगाई ख़त्म नहीं हो सकती जब तक आपकी प्रोडक्शन इस वक्त आपने इतना मैसिव डिवैल्यू कर दिया। हमारे यहाँ तो पहले दिन से बजाय कि हम IMF के ऊपर इतना जोर देते, हमें तो अपने पाकिस्तानियों को जो बाहर हैं उनको इतना फैसिलिटेट आज शुरू किए ना, अभी जाके इंडस्ट्रियल जोन, क्योंकि अब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उनका जज्बात तो थे, उनको कोई वो बैकग्राउंड उनका नहीं है, इकोनॉमिक विजन नहीं है, तो उन्होंने क्या किया कि नैब को लगा दिया। भाई अकाउंटेबिलिटी पे है। अब नैब की वजह से कोई बाहर वाला यहाँ आता ही नहीं है, कोई यहाँ का कारोबारी भी कारोबार नहीं करना चाहता। आप पगड़ियाँ उछालेंगे तो अब सबसे ज़्यादा जब तक हमारी प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी, वो कैसे बढ़ेगी? कि हम फैसिलिटेट करें बाहर की इन्वेस्टमेंट को। क्यों इंडिया में इतनी इन्वेस्टमेंट लाइनें लगी हुई हैं, हमारे यहाँ क्यों नहीं आ रही? हम अपना माहौल ऐसा बनाएं बिजनेस का। हमारे अपने बिजनेसमैन जो पाकिस्तानी बाहर रहते हैं या हमारे अपने बिजनेसमैन, उनको तो बंदे को तो आप नोटिस भेज रहे हैं। हर बंदा परेशान है, उसको महीने में 10 नोटिस आते, हर किसी को पकड़ धकड़ लगाई। तो कन्वेंशनल फोर्सेस में इंडिया को तकरीबन 3 गुना ज्यादा बर्तरी हासिल है। एयरफोर्स में भी इसी तरह उनको गालिबन मेरे ख्याल 4 या 5 गुना बर्तरी हासिल है। अब पाकिस्तान डरा हुआ है, आपने रिएक्शन टाइम कम कर दिया। कबल इसके कि दुश्मन यानी हम पाकिस्तान की इंटेलिजेंस को पता लगे कि आप जंग के लिए तैयार हैं या आप आ रहे हैं, वो रिएक्शन टाइम आपने कम किया और अब आप बॉर्डर के इतना करीब हैं कि जिस दिन आपको कहा आप चंद घंटों में बॉर्डर पे पहुंच जाएं। चाइना को, पाकिस्तान को कि भाई ये गलती ना करना है इधर आने की। नमस्कार दोस्तों, अब सबको पता है, किसी भी बंदे को अगर थोड़ा भी समझ है तो उसको पता होगा कि भाई पाकिस्तान से इंडियन आर्मी बहुत बड़ी है। चाहे हथियारों के मामले में हो, चाहे सैनिकों के मामले में हो, चाहे टैंक्स के मामले में हो, चाहे जो भी चीज़ों की अगर आप बात करो तो। ऊपर से इंडिया के रिलेशंस भी इंटरनेशनल जो दूसरे कंट्रीज़ है या फिर इंटरनेशनली अगर आप कहो तो बहुत अच्छे हैं कंपेयर टू पाकिस्तान। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों पाकिस्तान को हर समय एक चुल रहती है कि भाई जैसे कि 1947 में हुआ, उसके बाद 65 में हुआ, उसके बाद 71 में, उसके बाद कारगिल में, पता नहीं क्यों उनको चुल ये मस्ती रहती। पता है उनको कि इंडियन आर्मी 3 से 5 गुना बड़ी है, आर्मी के साथ साथ नेवी और एयरफोर्स भी बहुत बड़ी है, तो फिर हम आखिरकार कर क्या सकते हैं? तो कहने का मतलब ये है कि इतनी सारी चीज़ें पता होने के बावजूद भी इंडिया से बार बार पंगा लेना है। अब वो ऐसा नहीं कर सकते कि भाई ठीक है इंडिया के साथ रिलेशन मेंटेन करने के लिए जिहाद बिहाद छोड़ दे। मतलब कोई दुनिया में भी कोई उनका ऐसा नहीं कहता कि भाई ज़रा ये चीज़ें आप छोड़ दो, इंसान बन जाओ। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है कि क्या इंडियन आर्मी के का बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया मोदी के दौर में कि वो समझते हैं कि हम पाकिस्तान को स्ट्राइक कर सकते हैं हमेशा, और ये इसको आप किस तरह स्ट्रैटेजी को देख रहे हैं? हमारी और इंडिया का अगर फोर्सेस का कंपैरिजन करें तो कन्वेंशनल फोर्सेस में इंडिया को तकरीबन 3 गुना ज्यादा बर्तरी हासिल है और हमारी एयरफोर्स में भी इसी तरह उनको गालिबन मेरे ख्याल 4 या 5 गुना बर्तरी हासिल है। अब जब बर्तरी हासिल है तो वो दंदनाता फिरेगा। डिटरेंस का मतलब ये है कि आपने दूसरे को रोक दिया कि मुझे मत मारना, डिटर कर दिया। अब पाकिस्तान डरा हुआ है, डिटरेंस तो मौजूद है कि आप डर के पहले ही ना करें, लेकिन अगर आप करें तो फिर हम आपको कुछ ना कुछ सजा देंगे, क्योंकि हमने ऐसी फोर्स रखी है जो आपसे सुपीरियर और हम तो आपका इलाका कैप्चर कर लेंगे। ये उनकी सोच है कि चाइना को एक मैसेज चला जाए कि अगर आपने हमला किया तो हमने बड़ी एक मजबूत फोर्स डिफेंस में भी रखी हुई है, डिफेंस में भी मजबूत फोर्स रखी हुई है और उसके साथ आर्मी लेवल पे हमने बड़े
रिजर्व रखे हुए हैं स्ट्रॉन्ग किस्म के, और ये जो रिजर्व्स हैं ये हमारी स्ट्राइक कोर्स के अलावा है। चाइना के सामने एक स्ट्राइक कोर रखते थे, अब 2 रख ली, और उन स्ट्राइक कोर के अलावा हमने क्रिएट कर दिए हैं रिजर्व। यानी दूसरे लफ्जों में आपने डिफेंसिव कैपेबिलिटी स्ट्रेंथ बढ़ा के ट्रुप की अपनी बेहतर कर ली है, काफी बेहतर कर ली है। और यही वो मैसेज अखबार के जरिए दे रहे हैं चाइना को, पाकिस्तान को, कि भाई ये गलती ना करना है इधर आने की, ये डिटरेंस मौजूद है, हम आपको डिटर कर रहे हैं, हम आपको पहले से डरा रहे हैं, अगर आप आए तो हमने ये रखा हुआ। तो रिएक्शन टाइम को कट किया जाए, उसका तरीकाकार ये उन्होंने किया कि बड़ी छावनियां बनाने की बजाय छोटे बैटल ग्रुप तैयार किए, और छोटी छावनियां बॉर्डर के साथ साथ उनको अकोमोडेट करने के लिए छोटे छोटे आप कह लीजिए कि विलेज साइज की चीजें बनानी शुरू कर दी। अब वो उसको बनाते हुए वक्त लगना था, वो अब बन गई, बैटल ग्रुप भी बन गए। ये कोल्ड स्टार्ट का पहला कंपोनेंट है कि आपने रिएक्शन टाइम कम कर दिया, कबल इसके कि दुश्मन यानी हम पाकिस्तान की इंटेलिजेंस को पता लगे कि आप जंग के लिए तैयार हैं या आप आ रहे हैं। वो रिएक्शन टाइम आपने कम किया, और अब आप बॉर्डर के इतने करीब हैं कि जिस दिन आपको कहा आप चंद घंटों में बॉर्डर पे पहुंच जाएं। डिटर कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं कि आप ये ना समझें कि हमने चाइना की तरफ ट्रुप ज्यादा मूव कर दिए हैं तो यहाँ पे हम कमजोर हैं, लिहाजा आपको टेम्पटेशन हो कि आप हमला कर दें और आप कैप्चर करें हमारी टेरिटरी। ये आप नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हमने ये आपके लिए एक डिटरेंस तैयार कर दिया, आपको डिटर करने के लिए, आपको रोकने के लिए। मैं देख रहा था कि जो इंडियन डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, उन्होंने कहा कि हम तकरीबन 120 बिलियन डॉलर मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पे लगा रहे हैं अगले 7 से 8 साल में। आपसे ये बात पूछनी थी, अभी रिसेंटली ये थोड़े दिन हुए हैं, ये कह रहे हैं जी कि हमें इसराइल से 4 हेरोन टीपी ड्रोन्स ले रहे हैं लीज के ऊपर, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि ये जो चारों के चारों ड्रोन है ये नॉन वेपनाइज्ड है, लेकिन ये वेपनाइज्ड, ये हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को मॉनिटर करने के लिए। जबकि मैंने ये चेक किया सर कि ये इनके पास पहले भी ये हेरोन ड्रोन्स मौजूद हैं तकरीबन 90 के करीब, जो कि ये इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये क्या गारंटी है कि ये चाइना के लिए इन्होंने रखे हुए हैं, लेकिन ये तो सर एलओसी के ऊपर भी या हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर पे भी लगाएंगे ये ड्रोन्स, तो ये और वैसे ये कह रहे हैं नॉन वेपनाइज्ड है, लेकिन यकीन किया जा सकता है सर? नहीं, इनकी बात पे कतन कोई यकीन नहीं किया जा सकता, लेकिन एक आप चीज ध्यान में रखें, जहां तक एयर पावर का ताल्लुक है, हवाई जहाज हों, ये हेलीकॉप्टर्स हैं, ड्रोन्स हैं, इनका कहने को आप कह सकते हैं कि जी चाइना के अगेंस्ट मैंने इतने रखे हैं, फलां के, क्योंकि वो एयरफील्ड जो हैं वो उस तरफ बनी हुई हैं, चाइना की साइड पे कुछ बनी हुई है, कुछ इधर बनी है, तो आप कह सकते हैं कि मैंने जी वहां 100 जहाज उधर रखा है, 50 इधर रखे हैं। लेकिन ये इतनी जबरदस्त मोबिलिटी है कि आप चंद घंटों में इसको तब्दील कर सकते हैं सिचुएशन। द मोमेंट आपको अगर ये ज़हन में आया कि नहीं चाइना पे कुछ नहीं होता, तो इन फ्यू आवर्स आप सारा कुछ उस साइड से उठा के तो पाकिस्तान के अगेंस्ट ला सकते हैं। ये कहना कि जनाब आपके अगेंस्ट ये इतना और उधर इतना और ड्रोन आपके खिलाफ इस्तेमाल होंगे या नहीं होंगे, ये वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट, क्योंकि ड्रोन को शिफ्ट करते कितनी देर लगती। तो इस वजह से ये तो पाकिस्तान को, ये पाकिस्तान आर्मी को ये सारी चीजें जो है अकाउंट फॉर करनी चाहिए। सवाल करना चाहता हूँ, ये जो रिसेंटली क्योंकि कश्मीर का जिक्र हुआ है, तो ये जो पाकिस्तान में सवाल चल रहा है कि हम जो है वो 370 तो खैर है उसको हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन 35A को इग्नोर नहीं करते। सो व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट? आप इसको समझते हैं क्या ये हम एक पॉजिटिव जेस्चर दे रहे हैं इंडिया को, या कि ये हमारे कोई पॉलिसी शिफ्ट है? आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए 370 वो एक रियासत का उसको स्टेटस मिला हुआ था, और कुछ उनको सब्जेक्ट से जिनमें के कश्मीरियों को या कश्मीर की जो असेंबली होती थी वो खुद लेजिस्लेशन करती थी, सेंटर या जो फेडरल गवर्नमेंट थी वो नहीं करती। अब वो तो उसको एक मसला बन गया कि भाई इन्होंने वो खत्म किया, अब असेंबली नहीं रही, लेकिन कश्मीर वहीं का वहीं है, इंटरनेशनल स्टेटस उसका वही है, वो चेंज नहीं हुआ। कश्मीर वो लाख कहते हैं कि जी हमने इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया, फलां कर दिया, लेकिन इंटरनेशनल या सिक्योरिटी काउंसिल की जब तक रेजोल्यूशंस मौजूद हैं, आलमी कुव्वतें या पूरी दुनिया उसको कभी भी वो तस्लीम नहीं करेगी कि ये यूनियन टेरिटरी का मतलब ये कि अब खत्म हो गया, पाकिस्तान का क्लेम ही नहीं रहा, ये तो नहीं। फर्क ये है कि अब अगर ये मसला हल होता है और वहां पे आपको मिसाल के तौर पे वो
यूनियन टेरिटरी भी है, कुछ भी है, अगर कल को ये कहा जाता है कि जनाब इसमें प्लेबिसाइड कराया जाएगा तो वो उधर भी कराना पड़ेगा। फर्क जो पड़ता है वो आर्टिकल 35A जो है उसके जरिए इन्होंने सिटीजनशिप जो है वो चेंज करनी शुरू की और इंडिया से लोगों को सिटीजनशिप देनी शुरू कर दी। अब जब सिटीजनशिप बने, उसकी आबादी का हिसाब किताब हो, तनासब बने, तो एक वक्त आ सकता है जब ये कहें कि जनाब अब यहाँ पे 60% हिंदू हैं और 40% मुसलमान, क्योंकि उसका तनासब हिंदू ला के तो आपने बदल दिया। अच्छा, अब इसमें जो उन्होंने कानून जिस तरह का बनाया है उसमें ये लोग सारे जिनको सिटीजनशिप दे रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि कश्मीर में आके रहें। वो सिटीजनशिप की वजह से उनको वोटिंग राइट मिल गया, जबकि वो हो सकता है कोई केरला में रहता हो, कोई कहीं और रहता हो, सिर्फ इसलिए कि पिछले 70 सालों में उसने यहाँ पे 5 साल नौकरी की है या 10 साल जो भी इन्होंने रखी है उसकी मुद्दत, तो वो नौकरी करके चला गया, उसने क्लेम किया, उसको शरीक मिल गई। अब वो वोट आके यहाँ डालेगा और वोट डालेगा बीजेपी को, तो कुछ अर्से के बाद ये होगा कि यहाँ मुसलमान के पास हुकूमत आएगी नहीं कभी। और जब प्लेबिसाइड होगा, कभी अगर होता भी है, और हो सकता है कि इंडिया उस वक्त कहे जब आबादी का तनासब इस तरह बदल गया, तो वो आपको कहे कि जी आप करा लें प्लेबिसाइड, और आप प्लेबिसाइड कराएं तो जो तनासब जिस तरह का है उसके मुताबिक वो चला जाएगा। इंडिया जो है वो थिएटर बनाने जा रहा है और इंडिया अपनी पूरी फौज, यानी वो कह रहा है कि जी हम भी एक नॉर्दर्न लैंड थिएटर बनाएंगे। अच्छा, यहां से पहली बात ये कह रहा हूं कि अगर फर्ज करें इनकी पाकिस्तान के साथ जंग होती है तो 4 थिएटर्स इनके एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, 4 थिएटर्स एक्टिव होंगे ना, एयर डिफेंस हो जाएगा, मैरीटाइम हो जाएगा, इधर के नॉर्दर्न इनको ये करना पड़ेगा। ये 2 फ्रंट वॉर की तैयारी करते हैं ना। अगर चाइना के साथ, पाकिस्तान को छोड़ दें आप, चाइना के साथ भी अगर मसला होता है तो भी इनके 4 और 5 थिएटर, तो इंडिया की फौज बहुत बड़ी फौज है। इंडियन आर्मी इज नॉट इन्वॉल्व इन टेररिज्म। आप कोई भी पब्लिकेशन ला के मेरे को दिखा दीजिए अदर देन पाकिस्तान जहां पर यह कहा गया कि इंडियन आर्मी इज इन्वॉल्व इन टेररिज्म। नमस्कार दोस्तों, अब जब से चाइना के साथ हमारा ये भिड़न हुई ना, तब से अगर आप देखो ना तो एक जो होता है ना कि हाईएस्ट वर्जन वाला इंडिया जो है एक्टिव हो चुका है, मतलब होता है ना अल्ट्रा मैक्स प्रो वाला। अब मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए पहले पाकिस्तान के साथ था तब हमको पता था कि भाई इतनी तैयारी इनफ है, लेकिन जब से पाकिस्तान के साथ सिचुएशन हुई, जब से चाइना के साथ सिचुएशन हुई ना, उसके बाद एक अलग लेवल की तैयारी हमने शुरू की। और उस लेवल की तैयारी में हुआ ये कि पाकिस्तान को तो हम कब का सरपास कर चुके। मतलब ऐसा लगता है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर पाकिस्तान के साथ लड़ाई हमारी होती है तो इंडिया के पास जितने भी रिसोर्स है, तैयारी जितनी कर रखी है, उसमें 10-20% में पाकिस्तान को पिल देंगे। मतलब जितनी भी तैयारी हमारी हुई है उसमें 10-20% अगर भी हमने यूज़ किया ना तो पाकिस्तान तो वैसे ही यहाँ ख़त्म हो जाएगा। हमारी तैयारी जो है वो चाइना को लेकर है, लेकिन जब चाइना के साथ हुआ तो पाकिस्तान के भी साथ हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि कई सारी एक्टिविटी चाइना के साथ जो भिड़न हुई उसके बाद बदल चुका है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। तो इंडिया ने ये डिसाइड किया है जनाब कि चाइना ने चूंकि अपनी फौजों का पूरा ढांचा कुछ अर्से पहले तब्दील किया है, 1-2 साल पहले, और चाइना ने इस तरह से तब्दील किया है कि अगर हम उसको दिखा भी सकें कि तो इंडिया, पाकिस्तान और चाइना और के पूरी फौज बदल रहा है, वो बड़ी, और उसमें गड़बड़ हो जाएगी। इंडिया जो है वो थिएटर बनाने जा रहा है और इंडिया अपनी पूरी फौज, यानी वो कह रहा है कि जी हम भी एक नॉर्दर्न लैंड थिएटर बनाएंगे। अच्छा, यहां से मकसद इसका यह था कि अब अगर आपने नॉर्दर्न थिएटर बनाना है तो नॉर्दर्न थिएटर ये बनाने जा रहे हैं मकबूजा जम्मू कश्मीर लद्दाख पाकिस्तान के लिए, मगरबी वेस्टर्न लैंड थिएटर, हर एक के साथ लैंड रखा है ताकि फजाइया वाले भी, एयरफोर्स वाले भी खज्जल ख्वार हो इंडिया में। हाँ। और वो कहेंगे लैंड क्यों है। अच्छा, कर इस तरह एक तरह से आइडिया अच्छा है कि सारी की सारी फौज जो है वो, यानी उधर नेवी और एयरफोर्स और बरी फौज एक साथ कोऑर्डिनेट करे जैसे चाइना की करती है। 2 नेवल कमांड्स, 2 नेवल कमांड्स को भी एक कर रहे हैं, एक नेवल कमांड कर रहे हैं, और उसमें बड़ी फौज के लोग भी होंगे, उसमें फजाइया के भी होंगे। ठीक है। तो अच्छा, इसी तरह से जो ये नॉर्दर्न कमांड है और एक कमांड फिर जो उनकी वेस्टर्न कमांड है, वेस्टर्न लैंड कमांड, सॉरी वेस्टर्न लैंड थिएटर, वेस्टर्न लैंड, इस कमांड खत्म करके थिएटर बना रहे हैं ना, तो नॉर्दर्न लैंड थिएटर और वेस्टर्न लैंड थिएटर पाकिस्तान के लिए। ठीक है। अच्छा, और ईस्टर्न थिएटर है, फिर मैरीटाइम थिएटर है, फिर एयर
डिफेंस कमांड है वगैरह वगैरह सारी। लेकिन इसके अंदर मैं जो बात कह रहा हूं ना, पहली बात ये कह रहा हूं कि अगर फर्ज करें इनकी पाकिस्तान के साथ जंग होती है तो 4 थिएटर्स इनके एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, 4 थिएटर्स एक्टिव होंगे ना, एयर डिफेंस हो जाएगा, मैरीटाइम हो जाएगा, इधर के नॉर्दर्न इनको ये करना पड़ेगा। ये 2 फ्रंट वॉर की तैयारी करते हैं ना। अगर चाइना के साथ, पाकिस्तान को छोड़ दें आप, चाइना के साथ भी अगर मसला होता है तो भी इनके 4 और 5 थिएटर तो मैं आपको बताऊं ये नेवल थिएटर 2 क्यों हैं। देखिए ये जैसे फर्ज करें इंडिया है ना बीच में, तो इंडिया की वो साइड जो चाइना की तरफ है समंदरों में, उसको वेस्टर्न साइड देख रही है, जो पाकिस्तान की तरफ ईस्टर्न साइड। अब वो कह रहे हैं इसको एक ही कर दो और इसके अंदर बड़ी फौज भी आ जाए और फजाइया भी आ जाए। अच्छा, आने वाले दिनों में शायद, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन पिछले, जैसे मैंने कहा ना मुझे ये बात कहने का कोई हक है और हो सकता है कि मैं अपने वजन से बहुत ज्यादा बात हो नहीं, यकीनन मैं बढ़, शायद पाकिस्तान को भी आने वाले दिनों में जो हमारी जो कमांड्स हैं उसमें कुछ कमांड्स अलग बनानी पड़े। अच्छा, उसकी वजह यह है कि पिछले कई सालों से हम सुनते हैं कि जी मशरिकी सरहद से जो है वो मगरबी सरहद फौज को भेज दिया गया और उसके नतीजे में एक बॉर्डर हमारा खाली कम हो जाता है और एक बॉर्डर हो सकता है, अगर ये अफगानिस्तान स्टेबलाइज नहीं हुआ, मैं हमेशा सोचता हूं कि इधर से फौज उधर चली जाएगी तो इधर तो कम हो जाएगी। एक कोर अगर इधर हो जो यहां पर देखती रहे, या देखिए ना, या ये कि बॉर्डर जैसे वो एफसी के जवान है उनको कोई और शक्ल दे दी जाए, ये भी अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को खत्म करके अब कमांड इसमें थिएटर में डाल रहे हैं। मैं कमांड का लफ्ज़ गलत इस्तेमाल कर रहा हूं, थिएटर, ठीक है, ये भी थिएटर में डाल रहे हैं। अब ये बना रहा है कि परमानेंटली थिएटर बना दिया जाए और थिएटर के साथ लफ्ज़ लैंड ऐड कर दिया जाए, ताकि जो बिपिन रावत साहब हैं, उज्बेकिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे उज्बेक इस्लामिक मूवमेंट, ये सारा जो मैंने कल बताया, आगे भी बात करूंगा, लेकिन अगर थोड़ा सा वक्त है तो एक और मैं बात, इंपॉर्टेंट बात जो है उसको मैं डिस्कस कर लूं। पूरी की पूरी फौजें तो बदल रही हैं इस वक्त, फौजों की जो साख्त है वो तब्दील हो रही है, और वो साख्त इस तरह से तब्दील हो रही है कि इंडिया के अंदर, अब देखिए ये बड़ी, हम कहते हैं ना पाकिस्तान में वो जी 10 कोर है, वो जी 5 कोर है, वो जी मंगला की कोर है, वो जी यहाँ एक कोर है, दूसरी कोर कमांडर कराची कोर कमांडर कोयटा। तो ये फौज पाकिस्तान की इस तरह से या किसी भी मुल्क में इस तरह से बनी होती है कि जी किस जगह पे ज्यादा आपको खतरा है और फिर वहां पर ज्यादा, जाहिर है कि ज्यादा, अब जैसे इंडिया के साथ है तो आपको ज्यादा कोर्स इस तरफ नजर आएंगी, मंगला भी है तो गुजरांवाला भी है तो इधर, मतलब यहां से आपको ज्यादा कोर्स नजर आएंगी, फिर कराची आपको नजर आएगा जो एक पूरा इलाके को देख रहा है, फिर आपको बलूचिस्तान, इस तरफ आपको यानी मगरिब की तरफ कम नजर आएंगी कोर्स, एक बलूचिस्तान कोर ही आपको नजर आएगी कम कोयटा में, लेकिन यहां इंडिया की तरफ, इंडिया के बॉर्डर्स पर आपको ज्यादा कोर नजर आएंगी, ठीक है, स्ट्राइक कोर, ये कोर, सारी सब आपको। अच्छा, अब इंडिया की ने भी अपनी एक सिस्टम बनाया हुआ था, उन्होंने सिस्टम भी बनाया हुआ था कि जी हमने तो लड़ना तो पाकिस्तान से ही लड़ना है और यहां पे जो है बस पाकिस्तान है और हमें और पाकिस्तान है और बल्ले बल्ले। अब लेकिन मसला ये हो गया कि वहां पर अब आ गया चाइना, तो अब क्या करें? अच्छा, तो अब इंडिया के अंदर तमाम उनकी जो फौज है उसके अंदर कमांड्स की जगह, जैसे हमारे यहाँ कमांड है ना, कोर कमांडर, ये गुजरांवाला कोर, मंगला कोर, पिशावर को तो अब वो जनाब चाइना की तरफ पे नाम देने जा रहे हैं थिएटर का। अच्छा, थिएटराइजेशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस अगर बताया जाए इस हवाले से काइंड सर। कमर साहब, ऐसा है कि आप जानते हैं कि मौजूदा वक्त के ऊपर वॉरफेयर इतनी तरक्की कर चुका है कि कोई भी सिंगल सर्विस ये नहीं कह सकती कि वो अपने बलबूते पर लड़ाई जीत सकती है। किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए या किसी भी लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए तीनों जो खिते हैं फौजों के, जिसमें कि एयरफोर्स, नेवी और आर्मी शामिल हैं, उनको मिलकर लड़ना पड़ता है टेरेन के मुताबिक, जो कि ज्वाइंट कमांड्स होंगी, लेकिन जो कमांडर होगा जो किसके ऊपर वो बिल्ट होगी, बल्कि उसमें वर्चस्व किसका होगा, वो डिपेंड करेगा कि वो किस इलाके की देखभाल कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि लैंड फ्रंटियर हैं तो कमांड तो ज्वाइंट कमांड होगी, उसमें आर्मी के भी होंगे, एयरफोर्स के भी होंगे, कुछ नुमाइंदे नेवी के भी होंगे, लेकिन जो वहां पे कमांडर होंगे वो
आमतौर पर आर्मी से होंगे। अगर नेवल जैसे पेनिनसुलर एरिया है हमारा, उसकी डिफेंस के लिए हम थिएटर बनाते हैं, तो उस थिएटर के कमांडर जो हैं वो नेवी से होंगे। इंडिया की फौज बहुत बड़ी फौज है। इंडियन आर्मी इज नॉट इन्वॉल्व इन टेररिज्म। आप कोई भी पब्लिकेशन ला के मेरे को दिखा दीजिए अदर देन पाकिस्तान जहां पर यह कहा गया कि इंडियन आर्मी इज इन्वॉल्व इन टेररिज्म।